अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आज सुबह। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। हम तो दुआओं के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सुबह का वक्त ही ऐसा होता है कि जब भी आप उठते हैं, अपने घर वालों को तैयार करते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, हस्बैंड्स ऑफिस जा रहे होते हैं या आप खुद निकल रहे होते हैं, तो दुआओं का सिलसिला जारी व सारी होता है। तो दुआ हम उस वक्त भी बेतहाशा निकलती है जब हम टेलीविज़न पे मुख्तलिफ मनाजिर देख रहे होते हैं और आजकल जो हालात चल रहे हैं, जो करंट अफेयर के शोज़ में भी आप देख रहे हैं, न्यूज़ में भी देख रहे हैं, तो अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, चाहे हम पाकिस्तान में हैं या दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं। आज के हमारे शो में बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे। पहले मैं आपको सेकंड आवर के बारे में बताना चाहती हूँ। सेकंड आवर में हमारे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आई उन लोगों की जिनके बाल गिर रहे हैं। आजकल ख़वातीन के भी, पहले तो बाल्डनेस की हम बात करते थे तो मर्दों में बात करते थे, वो एक जेनेटिक बाल्डनेस होती थी जो एक ख़ास जगह से आपके बाल जाना शुरू होते थे, जो कि सर का ये हिस्सा होता था, या आगे से जा रहे हैं या साइड से जा रहे हैं। अब ख़वातीन में भी बाल्डनेस का ये पैटर्न आ गया है कि उनके बाल कम होते जा रहे हैं, हल्के होते जा रहे हैं, ख़राब होते जा रहे हैं। अब आपने देखा है आपकी अगर आप मांग निकालती हैं, चाहे साइड की मांग है या बीच की मांग है, वो चौड़ी होती जा रही है। हमारे पास ऐसे बेतहाशा लोगों की कॉल्स भी आई और मैसेजेस भी आए जिन्होंने कहा कि इस प्रॉब्लम को हल करें और हर जाविये से हल करें। डर्मेटोलॉजिस्ट भी इसके बारे में बताएं, हर्बलिस्ट भी इसके बारे में बताएं। तो आज हमारे पास सेकेंड हाफ में हम आपके बालों को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि बाल हमारी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा है। मैंने बीइंग एंकर भी इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि आपके मेकअप में थोड़ी कमी बेशी रह जाए ना, तो वो कहीं ना कहीं डाइजेस्ट हो जाती है, लेकिन अगर आपके बालों में कमी बेशी रह जाए तो वो निकल कर सामने आती है और वो आपको, आपकी पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं उतना अच्छा नहीं दिखा रही होती जितना आप अच्छे लग सकते हैं। तो बालों के हवाले से हम सेकंड हाफ में बात करेंगे। फर्स्ट आवर की बात आज मैंने इसलिए बाद में करना चाहिए क्योंकि फर्स्ट आवर में पहले रेसिपी शेयर आपसे होगी हमेशा की तरह, उसके बाद आज टीवी और आज सुबह की हिस्ट्री में शायद ये चीज़ नहीं हुई जो अब होने जा रही है। वो क्या चीज़ है उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इंतज़ार करवाऊंगी। एक ऐसी चीज़ जिसके लिए हमें कहा जाता रहा कि आप ये नहीं करते, आप लोग ये नहीं करते, बाकी सब करते हैं, आप नहीं करते। तो हम क्या नहीं करते और इस बार हमने वो क्यों करने का सोचा है, वो तमाम चीज़ें आपको बताएंगे। एक कहानी है, एक सच्ची कहानी है। आज मैं इसीलिए कोई पैसेज, कोई इक़्तिबास रीड नहीं कर रही, क्योंकि आज मैं एक लेटर रीड करने वाली हूँ अब से कुछ देर में। उसके लिए आपको हमारे साथ रहना है। मगर हमारी शेफ़ यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप तो आज आपका जो ड्रेस है वो कोई खास लुक दे रहा है। अच्छा, हाँ, अच्छा लग रहा है या नहीं, ये बताएं। जी अच्छा लग रहा है, किसी खास, थोड़ा चेंज भी आना चाहिए ना रोजाना। हाँ, ये काफी शौकीन है, आपको पता है इनको कपड़ों का और ज्वेलरी का बड़ा शौक है। आप देखते भी इनको रहे हैं, तो अच्छी बात है भाई, आप इसमें वैरायटी लेकर आए और चीजों को चेंज करें, बताती रहे हमें। हाँ, है ना। और किचन में आज क्या चल रहा है? और किचन में भी आज चेंज है थोड़ा। आज हम नई रेसिपी बना रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त। पैनकेक सबने खाए होंगे, लेकिन वो मीठे पैनकेक्स होते हैं। आज मैं सेवरी पैनकेक्स बना रही हूँ। बेसिकली ये इंडियन रेसिपी है। अच्छा। साउथ इंडियन रेसिपी है, लेकिन ये जो है हम नाम इसका ज़रा डिफ़िकल्ट था तो मैंने इसको सेवरी पैनकेक्स का नाम दिया है। और ये रमज़ान के लिए बेहतरीन रेसिपी है। इफ्तार पे भी आप रख सकते हैं, चटनी के साथ इसको सर्व करें। नारियल की चटनी के साथ ये सर्व होती है, और हरा धनिया पुदीने की जो इमली की चटनी बनती है, आप उसके साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी होती है और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है। अभी पिछले ही दिनों मुझे एक अपने बेटे के ही क्लास फेलो की अम्मा ने ये कहा कि भाई मेरे बेटे को तो जोश चढ़ता है, आजकल उसको जोश चढ़ा हुआ है कि हर दिन पैनकेक, छुट्टी वाले दिन भी पैनकेक और जब स्कूल जाना है जब भी पैनकेक। तो मेरे ख्याल में ऐसी मदर्स या ऐसे लोग जिनके घर वालों को बहुत शौक होता है पैनकेक का, तो आपको एक वैरायटी आज मिलने वाली है। और बहुत सारे लोग मीठा नहीं पसंद करते कि वो, तो उनके लिए ये फिर नमकीन है कि आप नमकीन पैनकेक्स बनाएं। और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, मज़े की है। और रेसिपी आप बताना शुरू कीजिए। इंग्रेडिएंट्स हमारे सामने हैं, ये कुछ वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके घर में आराम से मैसर होते हैं। हाँ। जी अच्छा, ये ब्रेड स्लाइसेस हैं। 3 ब्रेड स्लाइसेस लिए थे जिसके मैंने किनारे काट लिए थे। इनको इसी तरह रफली हाथ से तोड़ के आप ब्लेंडर में डालें। 3 टेबल स्पून मेरे पास सूजी है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मैदा 3 टेबल स्पून है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और ज़ीरा है हमारे पास 1/4 टीस्पून, ये इसमें चला जाएगा। ठीक है। सॉल्ट जाएगा इसमें। और ये मेरे पास 1/4 कप के करीब दही है, ये इसमें ऐड होगी। ठीक है।
दही भी ऐड होगा। दही 1/4 कप दही है, ये चला जाएगा। ये एक तरह से आप इसका वो बैटर बना लेंगी ना, जिसको बैटर बाद बन में आप जाएगा। यहाँ पर फैलाएंगी और पैनकेक और बनाएंगी। ये हाफ कप पानी, हाफ कप पानी इसमें चला जाएगा। ठीक है। और ये हेल्दी भी है। अगर आपके बच्चों को या घर वालों को आदत हो जाती है ना पैनकेक्स की, और आपको लगता है कि जी बच्चे रोटी नहीं खाते या बाकी कोई ठोस ग़िज़ा नहीं खाते, तो ये एक ऐसी ग़िज़ा है जो बाकी तमाम चीज़ों को मेरे ख्याल में कॉम्प्लीमेंट भी कर देती है। और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो बच्चे नहीं ले रहे, तो उसकी जगह उसका ऑल्टरनेटिव आप इस तरह मिक्स करके पता भी नहीं चलेगा जब आप इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, ये इस म्यूजिक के सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता। ओके, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास ये बैटर तैयार हो गया है। ये बैटर रेडी हो गया। मुझे कहीं दूर से आवाज़ आई थी ब्रेक की, लेकिन क्या हम ब्रेक ले रहे हैं या नहीं? ओके, तो ये हमारे पास बैटर तैयार हो गया है पैनकेक का। हाँ, पैनकेक का और बैटर। ये नमकीन है थोड़ा सा, ये मीठा नहीं है। अगर आपको मीठा नहीं पसंद है या बच्चे घर में मीठा नहीं खाते, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। ये भी अच्छा। अब इसमें क्या जाएगा, इसमें हरी मिर्चें जाएंगी 2 से 3, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालते हैं। ठीक है। शिमला मिर्च जाएगी, हाफ शिमला मिर्च जाएगी, तकरीबन 2 टेबलस्पून या 2.5 टेबलस्पून के बराबर। 1 टमाटर जाएगा। ये किस तरह से जाएंगे, मतलब इनको बिल्कुल बारीक फाइनली चॉप्ड, फाइनली चॉप। मैं करके दिखा देती हूँ। हाँ, वरना मैंने सोचा कि इसको भी हम ब्लेंडर में ही डाल लेते हैं ना। नहीं, ब्लेंडर में नहीं। अच्छा, क्योंकि जब ये फ्राई होंगे ना, हर चीज ये आप ऊपर दिखा नजर दीजिए। आएगी। उसके बाद हम एक ब्रेक लेने वाले हैं। बस इस तरह से करके। आई विश कि ये हम सबको आ जाता। और क्या कभी शेफ़ फरजाना आप हम सबको ये सिखा सकती हैं कि इतना बारीक चॉप जिस तरह के स्टाइल में शेफ़ करते हैं, ये हम कैसे कर सकते हैं? मैं सिखा सकती हूँ। नाइफ पकड़ने का तरीका भी बता दूंगी किस तरह पकड़ते हैं नाइफ। बस, तो आने वाले दिनों में हम ये ज़रूर करेंगे। ये हम डिसाइड कर लेंगे, आपको बताएंगे, और हम इनसे तरीका सीखेंगे। ये जो प्याज काटने, क्योंकि प्याज तो आपने रोज़ काटने ही होते हैं, और अगर आप इस स्टाइल में मज़े से काट लें तो आपका काम आसान लेकिन हो जाता उसके लिए नाइफ भी बहुत शार्प होनी चाहिए, और शुरू में, और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इसके लिए। और अपनी उंगलियां बचा के, उंगलियां शुरू में बहुत कटती हैं उंगलियां भी। ओके, तो आप ये शिमला मिर्च काटिए, बस इसी तरह सारी सब्जियां, हरी मिर्च, टमाटर सब इसी तरह चॉप करना है और इसमें डाल देना है, और इसमें मिक्स। उसके बाद क्या होगा ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और इस वक्त हम किचन में मौजूद हैं, जो हमारा यूजुअल टाइम है, और अब हम खास तौर पे सुबह में तवज्जो देते हैं अपनी रेसिपी पे। और हम चाहते हैं कि आप सुबह ही सुबह अगर नाश्ता कर रही हैं, टीवी के सामने मौजूद हैं और सोच रही हैं, क्योंकि इसी वक्त से शुरू हो जाता है कि दोपहर में क्या बनाना है, आगे पूरे दिन की रूटीन खाने पीने के हवाले से, तो आपको अभी ही वो फ्लेवर, अभी ही वो रेसिपी मिल जाए। और अगर आप चाहती हैं तो आज आप ये ट्राई कर सकती हैं। और आप बना रही हैं? मैं सेवरी पैनकेक्स। और ये पैनकेक्स जो है ये साउथ इंडियन रेसिपी है। हो सकता है बहुत सारे लोग, क्योंकि हमारे यहाँ वो इंडिया का बैकग्राउंड है लोगों का, और काफ़ी चीज़ें वो बनाते रहते हैं। आपने कभी देखा है ये लोग घर पे बनाते हैं इस तरह की? हाँ, बनाते हैं। बहुत सारी चीज़ें बन रही होती हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो हमारी बना रहे होते हैं और हम उनकी बना रहे होते हैं। उनकी वेजिटेबल ज़्यादा मज़े की होती हैं, गोश्त से भी ज़्यादा मज़े की लगती हैं। तो इंशाल्लाह कभी वेरिएशंस, कभी कुछ ऐसा रखेंगे भी कि उसमें सारी इंडियन रेसिपी होंगी। ओके, मसाला डोसा खाया है आपने? मसाला डोसा हाँ, मैंने काफ़ी खाया है, क्योंकि हमारे पास माशाल्लाह से शेफ़ रहे ही हैं। हाँ। और हम मुख्तलिफ रेसिपीज़ जो यहाँ ट्राई करते हैं, तो हमें मौका मिला कि हम जितनी ये इंडियन हैं या कॉन्टिनेंटल हैं, ये डिशेस ट्राई हम करते रहते हैं। अच्छा, इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपने तमाम चीज़ें बना ली थी। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप ये है कि जैसे अब आपको अगर ये गाढ़ा लग रहा है ना, तो इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। जैसे पैनकेक्स का होता है ना, इस तरह से आप उसमें पानी ऐड कर सकते हैं। ओके। और आज मैं कुछ, अगर आपने अभी हमें ज्वाइन किया है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे पास एक लेटर मौजूद है। ये लेटर हमें किसने भेजा है, क्यों भेजा है, इसका मकसद क्या है, ये मैं कुछ ही देर में आपके साथ शेयर करूँगी। और इस लेटर से मुताल्लिक बहुत कुछ है जो आज मुझे आपको बताना है, और वो सिर्फ आज ही ख़त्म नहीं हो जाएगा। हमने एक और ऐसी चीज़ करने की कोशिश की है जो आज सुबह में पहले नहीं हुई, या मैंने पहले नहीं की, चाहे मैं आज टीवी का हिस्सा रही या कहीं और भी रही, हमने ये नहीं किया। लेकिन इस बार हम ऐसा क्या करने वाले हैं
और क्यों करने वाले हैं ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था। ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी, सही है। अब आपको एक बड़ा चमचा लेना है, उसमें आपने भर के और ये इसमें डाल के वाह, और इसको फैला देना। ये बहुत रिच लग रहा है। और अगर आप इसमें चाहें, अभी तो आपने इसमें शिमला मिर्च डाली है, हरी मिर्च डाली और टमाटर डाले, हाँ। लेकिन अगर आपका दिल चाहे कि आप कोई और मौसम की सब्जी इसमें डालें, हाँ वो भी डाल सकते भी हैं। डाल गाजर आप बिल्कुल बारीक चॉप करके वो इसमें ऐड कर सकते हैं, हरी प्याज ऐड कर सकते हैं हरे धनिए के साथ। वो सब्जियां जो आप खाने से कतराते हैं लेकिन आपको लगता है कि इसका फ़ायदा बहुत है, उसको अगर आप इसमें मिक्स करके बारीक बारीक चॉप करके बना लें तो मेरे ख्याल में वो खाई जाएगी। हाँ, और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे नहीं खाते ना सब्जियां ज़्यादा शौक से, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है ये। ओके, हमारे साथ इस वक्त रिजवान है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नुसरत, क्या हाल है आपकी? जी खैरियत मैं से? ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से, माशाल्लाह। ज़बरदस्त रेसिपीज आप यहाँ पर सुबह शेयर करते हैं। तो क्योंकि हमारा ताल्लुक लाहौर से, और शायद आपने हरीसे का नाम सुना हो। हरीसे का नाम हमने कराची में भी सुना है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो हरीसा क्योंकि लाहौर में हमारे अगर फूड स्ट्रीट की तरफ आए, जो पुरानी गोवाल मंडी है जी, तो वहाँ पर बड़ा अच्छा मिलता है। तो मैं ये चाहता था कि क्यों ना वो रेसिपी आप लोग भी यहाँ पर शेयर करें और पूरे पाकिस्तान तक पता चले कि हरीसा भी एक बेहतरीन डिश है। अच्छा, हरीसा जो है वो यहाँ पर भी एक कराची में जो है एक ख़ास जगह है जिसे हम हैदराबाद कॉलोनी कहते हैं, वहाँ पर भी बहुत मिलती है। और अच्छा मिलती है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। ये वही हलीम वाला चक्कर है कि हलीम होता है या हलीम होती है, और ये कुछ हलीम जैसे टेस्ट का होता है, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये जब आप रोटी के साथ खाते हैं, और स्पेशली नान जो तिलों वाले नान कहलाते हैं, जी जी, बहुत मजा करता है। उस पर हल्का सा देसी घी का तड़का भी होता है। और उसमें छोटे-छोटे कबाब्स होते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। ठीक है, ये हम जरूर करेंगे। और क्या आप गेस कर सकते हैं जो मैं अभी सुबह से अनाउंस कर रही हूँ कि हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जो पहले हमने नहीं किया? देखें, ये आज बड़ा जबरदस्त आपने एक सनसनी, आज पहली बार लग रहा है कुछ फैलाने वाले हैं आप। अच्छा, देख रहे हैं, हम भी एक्साइटेड हैं। लेट्स सी क्या होता है। अभी गैस नहीं कर सकता मैं, अभी गैस नहीं कर सकते। चलें ठीक है, आप हमारे साथ रहिए। और हरीसा जो है अब आपने ये याद रखना है। हाँ, ठीक है, ये हम आपको जरूर बता देंगे। थैंक यू सो मच। और इन्होंने तो खाया है, उसकी रेसिपी बतानी है, जिसको नहीं पता उसको बताना है। अनम हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम सलाम, कैसी है नुसरत आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाइए कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप मुझे शेफ फरजाना से फरमाइश करनी थी, वो ये करनी थी कि जो नान चने होते हैं वो बनाना सिखा दें। जो नाश्ते में खाए जाते हैं चने, हाँ, अच्छा, पंजाब साइड पे जाते हैं हम लोग अगर घूमने फिरने, तो वहाँ पे खाए जाते हैं। तो वैसे ही बिल्कुल रेसिपी जो अगर हम वहाँ का स्पेशल नाश्ता है नान चने, बिल्कुल है ना? वहाँ ये हलवा जी, पूरी बिल्कुल। वाला कल्चर इतना नहीं है। आप तो कराची से कॉल कर रही हैं, तो बिल्कुल, लेकिन हमारे सुबह किया ही नाश्ता भारी जाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। क्योंकि लाहौर वाले आप हमें कॉल करें और आप बताएं कि नान चने की अहमियत आपके लिए क्या है। जैसे हलवा पूरी की मेरे ख्याल में कराची में अहमियत है, उसी के लगभग कुछ नान चने की अहमियत है लाहौर में। थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल किया कराची से। लाहौर वालों की कॉल मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ अब, क्योंकि एक तो कॉल लाहौर से आई और एक कराची वालों ने भी कह दिया भाई नान चने जो है हमें वो वाले खाने। आपने बनाए कभी? मैंने हाँ बनाया। अच्छा, वो नान कौन सी होती है? यही वाली जो तंदूर पे नान मिलती है? हाँ वैसी नान होती है, और एक वैसी जो हमारे यहाँ रोगनी नान नहीं, एक जो हमारे यहाँ डबल रोटी आती है ना, कड़क डबल रोटी, उसके साथ भी नान, वो छोले और बन खाए जाते हैं। और वहाँ जो है वो वैसी नान होती है जो नॉर्मल नान होती है। वैसे इसमें हर किसी की अपनी मर्जी है, बाकी टेस्ट के ऊपर है कि कोई खाने को, आई टेल यू, खाने को तो लोग इसको पीटा ब्रेड के साथ भी खा लेते हैं। और लोग हलीम के साथ रोटी खाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसके साथ वो रोटी खा रहे होते हैं, या चावल के ऊपर मैंने देखा है बहुत से लोग पाए का शोरबा डाल के खा रहे होते हैं। बिरयानी भी तो वो अपनी अपने टेस्ट के ऊपर अपनी मर्जी है। हमारे साथ एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम नुसरत बाजी, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ। खालिद साहब आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। लाहौर से बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि हरीसा कौन सा बना रहे हैं आप? अच्छा, हरीसा आज नहीं बना रहे खालिद साहब, आपने शायद हमें अभी ज्वाइन किया है। आपसे पहले जो लाहौर से कॉल थी उन्होंने कहा था कि हरीसा बनाना सिखाएं। अच्छा, आप अरेबिक बना रहे हैं या कश्मीरी बना रहे हैं? क्योंकि फिर मुझे कश्मीरी रेसिपी पूछनी है। मेरी वाइफ कहती है कि कश्मीरी हरीसा मुझे बनाना है, लेकिन वो रेसिपी नहीं है हमारे पास। कश्मीरी हरीसा बनाना है? चले सिखा देंगे किसी दिन आपको कश्मीरी हरीसा। हरीसा का हमने प्रॉमिस कर लिया। अब हरीसा और कश्मीरी हरीसा जो है वो उसी दिन हम क्लियर करेंगे, कुछ दिन में, 1-2 दिन में क्लियर करेंगे, आपको बता देंगे। इस वक्त तो हम पैनकेक बना रहे हैं। आप खाते हैं पैनकेक? जी पैनकेक खाते हैं, लेकिन वो उसकी रेसिपी तो मुझे कुछ भी नहीं पता। बेगम बना देती है जो भी, वो हम खा लेते हैं।
आज हम रेसिपी आपको वैसे यहाँ पर बता रहे हैं, एक बार फिर रिपीट भी कर देंगे। बेगम से कहें देख लें, आज नमकीन पैनकेक्स बन रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है। वैसे लाहौर से मैंने कॉल का कहा था, आपकी कॉल आ गई। नान चने की अहमियत नहीं बताई, रह गई वो। नान चना तो हमारा सौगात है लाहौर का। अभी हम सुबह उठ के सबसे पहले नान चना, और उसके साथ अगर लस्सी का गिलास नहीं होता तो दिल ही नहीं होता। लेकिन हम लोग फिर दोपहर में खाना नहीं खाते अमूमन, फिर रात में खाना खाते हैं। चलें जी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। और आज के प्रोग्राम में जैसे और बहुत सी चीज़ें हैं, मैंने शुरुआत में इसके बारे में एक्सप्लेन किया, आपको दोबारा बताऊंगी। एक और कॉलर हैं, और कॉलर के बाद मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, आप सबको मालूम ही होगा कि आज अल्लामा इकबाल की डेथ एनिवर्सरी भी है। और अल्लामा इकबाल साहब की शख्सियत के हवाले से हम बचपन से पढ़ते रहते हैं, हम पढ़ते रहे हैं। ख़ास तौर पे उनकी शायरी में जो खुदी का तस्करा है, जिस तरह से अल्लाह ताला से रिश्ता जोड़ा गया है, जिस तरह से उसके असरात अपनी ज़िंदगी पे मुरतब होने या किस तरह हो सकते हैं, कैसे करने चाहिए, क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। उनके कुछ आशार हैं जो मुझे मुँह ज़बानी याद है, वरना शायरी में आई एम नॉट वेरी गुड, मुझे याद नहीं रहती। लेकिन कुछ उनके आशार ऐसे मायने खेज़ हैं, जैसे वो खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। या फिर एक चीज़ ये मैंने बचपन में सुना था, और मुझे पता नहीं वो मेरे दिल को ऐसा लगा, आपको भी कोई शेर याद हो तो ज़रूर बताइएगा, जिसमें ये है ना कि दाना खाक में मिल के गुले गुलजार होता है। पता नहीं, मैंने नहीं, आपने नहीं सुना, लेकिन उसका मफहूम एक दफ़ा ये बचपन में मैंने सुना था, उसका दूसरा मिसरा मैंने आपको सुनाया, और इसका मफहूम इसी तरह था। मेरे वालिदैन ने भी जब मुझे समझाया था कि जितना आप झुकते हैं, जैसे फलदार दरख्त होता है, वो झुकता चला जाता है और वो बड़ा होता चला जाता है। तो जितना आप झुकते हैं अपनी ज़िंदगी में, जहाँ झुकने की ज़रूरत है और जिस सेंस में कहा गया है, उतना ज़्यादा अल्लाह ताला आपको नवाजते हैं। खैर, हमारे साथ इस वक्त जैस्मीन की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, थैंक यू। हाँ, मैं आपसे ये कहना चाहिए कि वाइट कोरमे का जो है ना वो रेसिपी, वो आप बताइएगा। अच्छा, वाइट कोरमा। वाइट कोरमा लाइन में लगा हुआ है, मैंने लिखी है रेसिपी नेक्स्ट। अच्छा, ठीक है, पाइपलाइन में है। वाइट कोरमे की रेसिपी हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप कर रही हैं कराची से बात, और पैनकेक जो है ये आपको इंटरेस्ट करते हैं, कुछ बनाते हैं घर में पैनकेक? पैनकेक, जी, केक बनाती हूँ मैं सिंपल, विदाउट चॉकलेट। अच्छा, वो केक बनाती हैं, लेकिन ये वाला पैनकेक थोड़ा डिफरेंट है, कभी ये भी ट्राई कीजिए। ये भी डिफरेंट है, तो मैं इसको ट्राई करूँगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जैस्मीन, आपने हमें कॉल किया। और मैं अल्लामा इकबाल साहब की बात कर रही थी, और मैं उस वक्त चाहती थी कि आपको पैकेज दिखाऊं, लेकिन हमारी कॉलर क्यू में थी तो हमने उनसे बात की। इस वक्त हमारे पास पैकेज है अल्लामा इकबाल साहब के हवाले से, ये आप मुलाहिज़ा फरमाइए, उसके बाद हम वापस आते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 20वीं सदी के एक मारूफ शायर, कानूनदान, सियासतदान और तहरीक पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात में से एक थे, जिन्होंने अपनी उर्दू और फारसी में शायरी की बदौलत ख्वाब गफलत में डूबे मुसलमानाने हिंद के सीने में अलग रियासत की तड़प पैदा की। उन्होंने फिक्र अंगेज शायरी की बदौलत उम्मत मुस्लिमा को एक होने का दर्स दिया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल इब्तदाई तौर पर बरसगीर पाक व हिंद में एक अदबी शख्सियत के तौर पर मारूफ हुए, लेकिन बाद में उनकी बेमिसाल सियासी बसीरत और नजरियात ने उन्हें बेहद शोहरत दी। उनकी शायरी इस्लाम और मुसलमानों के लिए मशले राह है। इकबाल की फलसफियाना शायरी आज भी उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई के नए दरीचे खोलती है। शायर मशरिक ने मुसलमानों को बावर कराया कि वो अपनी जिंदगियों और तकदीर को अपने हाथ में लें और तारीख में मोहरों का काम देने के बजाय उसकी सूरत गिरी करें। के लिए नाम है, या हमारी वैसे भी आप और पीछे हिस्ट्री में चले जाएं तो ऑब्वियसली उनके बहुत से कारनामे हैं, उनकी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इस छोटे से टाइम में कवर नहीं हो सकती। लेकिन इसका ताल्लुक मुझे लगता है कि आज के दौर में, क्योंकि हम लोग बहुत ही एडवांस होते चले जा रहे हैं, बहुत सी एक्सेसिबिलिटी चीज़ों की हमें आसानी से मिल जाती है, तो हम पिछली बातों को शायद उस तरह से दिल को नहीं लगाते, अहमियत नहीं देते। हाँ, जितना शायद हमें करना चाहिए। तो ये हम सब पे अलग-अलग डिपेंड करता है, और फिर इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा जायज़ा कैसा है, हमारी रीडिंग कितनी है, कैसी है,
तो ये तमाम चीज़ें उस पर मुनहसर हैं। इस वक्त एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो ये लेटर का मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ बहुत देर से कि आपको पढ़ के सुनाऊँ, एंड आई एम श्योर कि आप भी वेट कर रहे होंगे कि ऐसी क्या बात है इस लेटर में जो मैंने इतनी सनसनी सुबह से फैलाई भी है कि ये लेटर मैं आपको दिखाऊंगी और उसके बाद हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो हमने आज तक नहीं किया, मैंने तो नहीं किया एटलीस्ट। एक ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। हमें ये लेटर लिखा है जाहिद अली ने। कुछ दिन पहले लेटर मौसूल हुआ और इसमें जो लिखा है वो कुछ यूँ है। आज सुबह मॉर्निंग शो, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, माजूर नौजवान भी मुआशरे का एक अहम हिस्सा हैं। अस्सलाम वालेकुम के बाद अर्ज़ है कि मेरा नाम जाहिद अली है और मैं पोलियो की वजह से माजूर हूँ। छोटी सी नौकरी करके अपने बच्चों का गुजारा करता हूँ। माजूर होने की वजह से रिश्ते भी नहीं आते थे क्योंकि माजूर को हर लड़की कबूल नहीं करती। मॉर्निंग शो वाले हर मौजू को लेकर आते हैं और बात करते हैं, लेकिन इस अहम मौजू को ज़ेर बहस नहीं बनाते, जबकि ये एक ख़ास मौजू है। मेरी शादी भी बड़ी मुश्किल से हुई, लेकिन वाइफ बहुत अच्छी हैं और हमारी ज़िंदगी एक मिसाल है। लेकिन मेरी शादी तो हो गई, वलीमा आज भी मेरे सर पर बोझ है। सिर्फ अच्छे लोग हमारी हौसला अफजाई कर दें तो मेरी वाइफ की हिम्मत में इजाफा होगा। एक बार उसे दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूँ, मेकअप के साथ, ताकि उसे पता चले कि उसने एक अच्छा काम किया है और उसे देखकर और लड़कियाँ भी ऐसे फैसले कर सकें और माजूरों की ज़िंदगी में शामिल होकर उनकी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकें। आगे इन्होंने दुआओं के हवाले से और बाकी चीज़ें लिखी हैं। जाहिद अली से आपकी मुलाकात करवाते हैं। पहले आप ये पैकेज देखिए उनके हवाले से, उसके बाद आइए और उनसे मुलाकात कीजिए। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। मेरा नाम जाहिद अली है और मैंने FA तक तालीम हासिल की। माँ बाप ने मेरे ऊपर बड़ी तवज्जो दी और माजूर था, और एक माजूर बच्चा होना, वो चरपाई पे ना बैठ सकता है, ना चल सकता है, ना फिर सकता है। और वालदा मेरी पीछे पीछे मेरे रहती थी हर वक्त, और जिस तरह से उसने मेरी तरबियत की वो बड़ा अलमनाक जो है ना वो मंजर है। लेकिन मेरी वालदा बहुत ही मोहतरम शख्सियत थी। शादी तो बड़ी मुश्किल से हुई, लेकिन जब मेरी ज़िंदगी में आपदा आ गई तो मेरी ज़िंदगी को 4 चांद लग गए। बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें, अपने खुदा से मांग ली मैंने तेरी वफा सनम। 17 साल हो गए मेरी शादी को, माशाल्लाह से हमारे 3 बच्चे हैं, एक बेटी 2 बेटे थे। पहले बहुत मुश्किल होती थी इनको किसी भी काम करने में। मैंने इनको आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ों का बताया कि इस तरह से आप चल फिर सकते हैं। जाहिद ने ख़त लिखा था आज चैनल को और हमारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए आज उन्होंने अपनी टीम को भेजा और अल्लाह ताला ने हमारी आज सुन ली है, इसलिए हम अल्लाह ताला के बहुत शुक्रगुजार हैं। वेलकम बैक। और ये ब्यूटीफुल कपल जाहिद अली साहब और उनकी बेगम आबदा हमारे साथ मौजूद हैं। आपको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? और बेटी भी मौजूद हैं। ओहो हो, इनको तो मैंने मिस कर दिया। इनका क्या नाम है? उम्मे लैला। उम्मे लैला। वाह जी वाह, माशाल्लाह इकलौती बेटी हैं, अभी सबसे छोटी हैं ये, और 2 बड़े बेटे हैं। अच्छा, पहले तो मुझे एक बात बताइए, क्योंकि जब हमने ये ख़त पढ़ा तो हमें एक चीज़ की हैरत हुई। लोग हम पे भरोसा करते हैं, बात करते हैं, दिल की बहुत सी बातें करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमने आज तक किसी की शादी नहीं करवाई, ना किसी का वलीमा करवाया। हम तो यहाँ टॉपिक बेस्ड बातें करते हैं बैठ के। आपको ऐसा क्या लगा कि आप हमें लेटर लिखेंगे और हम इसके लिए कुछ कर सकेंगे? सबसे पहले तो मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आज न्यूज़ और आज सुबह मॉर्निंग शो का और उनकी पूरी टीम का, ख़ास तौर पर आपका, प्रोड्यूसर साहब का, कि आप लोगों ने मेरा ख़त पिक किया और उस पर थोड़ा सा वर्क करने की कोशिश की।
तो ये हमारा जो टॉपिक था ये बहुत अहम टॉपिक था। मैंने ख़त में भी इजहार किया इसका, क्योंकि इस मौजू को काफ़ी मॉर्निंग शो में देखता रहता हूँ लेकिन ज़ेर बहस नहीं बनाते, जबकि इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा लाना चाहिए ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले, उन लड़कियों को भी अवेयरनेस मिले जो मतलब कि ज़्यादा ख्वाहिशात का इजहार करती हैं। अच्छा मुझे बताइए, इसी पॉइंट से चले हम शुरू करते हैं ना। आज आपको मौका मिल गया, आप शादी से पहले 17 साल पहले का जिक्र मैं चाहती हूँ आप करें और बताएं, जब आपदा आपकी ज़िंदगी में नहीं आई थी तो आपने ख़त में भी लिखा कि जी हर लड़की जो है वो ये कबूल नहीं करती और बड़ा मुश्किल होता है। उस वक्त आप किस दौर से गुजर रहे थे? उस वक़्त में बहुत ही प्रॉब्लम का ज़माना था। वालदा अक्सर औक़ात मुझे देखती थी तो जहन में तो होता था कि मेरी बहू खूबसूरत हो, जवान हो, गोरे रंग की हो, तो ख्यालात तो वालदा के दिल में आते थे जी। तो लेकिन वहाँ पर मेरे जो शिकन होते थे चेहरे के थोड़े से मध्यम पड़ जाते थे कि ना जाने ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम ऐसी थी। तो वालदा अक्सर पोलियो का इशू है ना? हाँ जी। और इसमें आपके हाथों को बहुत इफेक्ट हुआ है? हाथों को, पाँव को, अच्छा, दोनों टांगों को। अच्छा ठीक है। वालदा जब दूसरे घरों में रिश्ते लेकर जाती थी मेरे नाम पे तो वो इनकार कर देते थे। अक्सर औकात ऐसा भी होता था कि वो देखने आते थे, जब वो देखकर चले जाते थे ना तो वो खामोश हो जाते थे, इजहार नहीं करते थे। उनको पता होता था कि जाहिद में ये प्रॉब्लम है तो ये शायद ज़िंदगी के जो मामलात है वो नहीं चला पाएगा। तो फिर वालदा ने नौकरी करते थे उस वक्त आप कुछ? नहीं, मैं उस वक्त पढ़ रहा था। उस वक्त मैं पढ़ रहा था, नौकरी मुझे 1996 में मिल गई थी। अच्छा हाँ ठीक है। नौकरी क्या करते हैं और आपने फिर कैसे सोचा कि मुझे इनसे शादी करनी चाहिए, वो आप हमें बताएंगी। हमारे साथ कॉलर हैं राजा आज़ाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? पहले तो सबसे पहले जश्न मौलूद मौला का यौम विलादत आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और उसके बाद इल्लामा इकबाल के सिलसिले में भी आपने बात पढ़ा और उनका शेर भी पढ़ा, बहुत खूबसूरत। तो इल्लामा इकबाल के हवाले से यही कहूँगा, सबक पढ़ भी सदाकत का, शुजाअत का, इमामत का, दुनिया में लिया जाएगा तुझसे काम इमामत का। तो अब मसले के हमारे इल्लामा इकबाल साहब के साथ साथ आपने ये जाहिद साहब को आज मुतारिफ कराया, और ये जो आज पोलियो डे के हवाले से कल 7 अफराद पुलिस वालों की जानें भी गई, तो ये पोलियो हमारे मुल्क में एक नासूर बनता जा रहा है, और इसके खात्मे के लिए जितने हुकूमत की तरफ से इक़दाम किए जा रहे हैं वो काबिल सताइश भी हैं। लेकिन उन लोगों में अवेयरनेस देने की ज़रूरत है जो अपने बच्चों को दरवाजे से पोलियो की टीमें आती हैं और कहते हैं जी हमने तो फलां डिस्पेंसरी से फलां डॉक्टर से पिला दिए कतरे। वो झूठ बोल के अपने बच्चों के साथ ही जुल्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तानी पर और पूरी कौम के ऊपर वो जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि जो पोलियो से मुतासिर अफराद होते हैं उनकी भी बड़ी ख्वाहिशें होती हैं, और जैसे भाई साहब हैं, ये बड़ा एक चैलेंजिंग चीज़ हो जाती है ज़िंदगी में, ना सिर्फ जिसको पोलियो है उसके लिए बल्कि उसके वालिदैन के लिए, उसके बहन भाइयों के लिए, घर का माहौल ही बदल जाता है। सबसे ज़्यादा होता है, पूरी फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा होता है। तो अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम फरमाए, और हमारे मुल्क में अवेयरनेस की बहुत बड़ी कमी है, जो आज टीवी पूरी कर रहा है। आज टीवी की पूरी टीम को आपके साथ मुबारक हो, बस इतना ही कहना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और पोलियो के हवाले से बारहा हमने भी शोज़ किए और भी चैनल्स पे आपको पता चलता रहता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो बता दी गई है, अब उन पर एतबार करना ना करना, अपने बच्चों को कतरे पिलवाना ना पिलवाना, ये तो हम सबकी अलग-अलग जिम्मेदारी है और हम सबकी अपनी अपनी मर्जी है। आप अपने बच्चों को पिलवाते हैं पोलियो के कतरे? बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि कोई भी वालिदैन है वो कोताही का मुजाहरा बिल्कुल ना करे। वो मुझे देख ले कि मैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुझे कितनी परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं। रिक्शे में नहीं बैठ सकता, बस पर नहीं चढ़ सकता, रोड क्रॉस नहीं कर सकता, ये स्टेप है ये मैं नहीं जल्दी से चढ़ सकता, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, तो ये ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो खुदा के लिए वो 2 बूंद कतरे जो हैं वो अपने बच्चों को ज़रूर पिलवाएं ताकि उनकी आगे आने वाली ज़िंदगी बेहतर हो सके। और बल्कि आपके हवाले से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि इनकी राइटिंग देखिए, इन्होंने कहा कि मैं लिख नहीं सकता या सही से काम नहीं कर सकता अपने हाथों से, वो हमें महसूस भी हुआ, लेकिन राइटिंग बड़ी खूबसूरत है, बड़ी साफ़ है और मुझसे आसानी से पढ़ी गई। तो अल्लाह ताला ने आप पे रहम किया, आप नौकरी भी करते हैं माशाल्लाह और अच्छी लिखाई भी है। मैम अल्लाह ताला अगर कोई छोटी मोटी खामी देता है ना तो ढेर सारी खूबियों से भी नवाजता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये अल्लाह ताला ने खूबियों से भी नवाजा है। अच्छा, उसी पॉइंट पे ज़रा आते हैं। आपदा, आपने बताना था कि जब इनके साथ ये मामलात थे, इनका तो दिल बड़ा टूटा हुआ था, आपने 17 साल पहले ऐसा क्या हुआ, आपने क्यों सोचा कि मुझे इनसे शादी करनी चाहिए? सोचा तो नहीं था, लेकिन इनकी अम्मी आई थी हमारे घर मेरी बड़ी बहन के लिए, तो बहनों ने कहा कि भाई हम तो नहीं करवाएंगे। अच्छा।
तो उनका किसी और जगह से भी एक रिश्ता आया हुआ था, तो दोनों में उनको ये लगा कि मैं इनसे क्यों करवाऊँ, मैं इनसे करवाऊँगी जो सही है। तो उनका उधर हो गया शादी। तो फिर आंटी तो बहुत परेशान हुई, बोलने लगी कि आप अब्बू के सामने के भाई आप मुझे भतीजी दो, मैं मेरी फूफी थी। अच्छा, रिश्तेदार हैं आप लोग? हाँ जी, कजन है। आप भी कराची में रहती थी? नहीं, हम मुल्तान में रहते थे और हमने देखा नहीं था इनको, कभी मिले नहीं थे? नहीं, सुना था कि सुना बस, था जी। अच्छा। बहुत उस वक्त मेरी उम्र भी इतनी 5वीं क्लास में मैं पढ़ती थी मुल्तान। तो आंटी कहने लगी कि भाई मुझे तो अपनी भतीजी का रिश्ता चाहिए। दूसरे मेरे चचा थे, उनसे भी कहा तो वो भी बोलने लगे कि भाई जब बड़ा भाई नहीं दे रहा तो मैं कैसे दे दूं, पहले उनका हक है, वो अगर कर देंगे तो चलो फिर देखते हैं, आप उनसे पहले जाके बोले। तो आंटी इसी तरह से परेशान, रोज़ाना ये घर पे जब जिक्र होता मैं आती, मैंने कहा पता नहीं क्यों आंटी को अब्बू रुलाते रहते हैं, क्या मसला है, क्या परेशानी है। तो आंटी ने बात की तो कहने लगी कि भाई ये क्यों नहीं दे रहे मुझे रिश्ता आप अपनी बेटी का, मेरी हुई है, अगर मेरा बेटा किसी दूसरे का तो है नहीं जो आप इस तरह से कर रहे हो। अगर आप लोग इस तरह से इतराज़ करो तो मेरा शोहर क्या बोलेगा, भाई तुम्हारे माजूर बच्चा पैदा हुआ है। अच्छा, फिर? तो मैंने कह दिया आंटी कोई मसला नहीं, मैं करवा लूँगी शादी। और मेरी उम्र भी इतनी छोटी, अबू बोलने लगे तुमने कैसे ऐसे बोल दिया, ऐसे इतनी छोटी उम्र में कहाँ शादी हो सकती है। तो आंटी तो खुश हो गई, हाँ सही। अब बोलने लगे कि भाई अभी बहुत छोटी, बड़ी हो जाएगी, चलो सोचें। फिर आंटी कहने लगी अभी फिर बाद में तुम मुकर जाओगे, मैं तो अभी अपना बेटा बुलवा रही हूँ। और अच्छा, बस जल्दी शादी हो गई जी आपकी? तो बस ना रस्में हुई ना। अच्छा, उस वक्त तो आपने अपनी आंटी को ओके कर दिया? ओके कर जब आप इनसे मिली, क्योंकि आपने इनको कभी देखा नहीं था और First बाद में time देखा जिंदगी, था। हाँ First जिंदगी time बाद देखा में जब जैसी गुजरी तो आप मुतमईन रही या आपको बस शुरू में स्ट्रगल करना पड़ा? शुरू में स्टेप ये सोचा कि इंसान अपने लिए तो जीता लेकिन किसी के लिए जीना सबसे बड़ी बात है। तो मैंने इसी दिल को शुरू से मेरे ऐसे बड़ी समझदार थी भैया आप इतनी सी शुरू एज में भी? वही सब बोलते हैं कि पूरे घर में मेरे अबू बोलेंगे यही मेरी बेटी समझदार, और माशाल्लाह खुश भी सब एज में तो लोग टीवी ड्रामे फिल्में देखते हैं और उनके नहीं, हमारे टीवी नहीं था उस टाइम पे। हम भी वही बात है कि 17 साल होगी पुरानी बात। आप सोचे कि उस वक्त मेरी क्या एज थी। और उस टाइम तो ना मोबाइल थे ना फोन थे, कुछ भी नहीं था, खत लिखा जाता था। और अभी तक इनको लेटर लिखने की आदत है। ये तब से लेटर लिख रहे हैं, ये तब से लेटर लिख रहे हैं मुझे। अच्छा, और मैं जब मुल्तान भी जाती तो ये लेटर ही आता था मेरे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए जाहिद साहब कि आपकी शादी हुई, आप बहुत, आपके लिए एक तब्दीली थी जिंदगी की माशाल्लाह, बहुत तब्दीली और थी। मुझे देखकर भी लगा पैकेज में आप लोगों को वैसे देखकर भी लगा कि माशाल्लाह बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, आप एक खुशहाल फैमिली के तौर पर हैं हमारे सामने। तो क्या वजह हुई कि वलीमा नहीं कर पाए? ऐसे क्यों हुआ जब आपकी वालदा भी ख्वाहिशमंद थी कि शादी होनी चाहिए और घर वाले कुछ ना कुछ तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं? असल में मैम नई नई नौकरी मिली थी और तनख्वाह बड़ी कलील थी और उसमें गुजर बसर करना बहुत ही मुश्किल था। तो इस वजह से वसाइल जो थे वो इजाज़त नहीं दे रहे थे, तो फिर मैं नहीं कर पाया। लेकिन आज तक मेरे दिल में वो ख्वाहिश है, जब मैं किसी का देखता हूँ ना तो ये भी मुझे कहती है कि देखो फलाने रिश्तेदारों में भी शादियाँ होती हैं तो देखो कितना बड़ा वलीमा किया, बैंक्वेट हॉल में किया, रेजेंट प्लाजा में किया, उसमें किया। तो उस वक्त मेरा दिल थोड़ा सा मायूस हो जाता है। तो मैंने कहा था कि मैं इंशाल्लाह। आपने शादी के बाद भी, बच्चों के बाद भी कोशिश की थी कि वलीमा करें? हाँ, मैंने बहुत कोशिश की। मैंने 2-3 दफ़ा कहा कभी अल्लाह ताला खुशहाली लाएगा ना तो मैं बड़ा धूमधाम से वलीमा करूँगा। अच्छा, चले अब इसके बाद आगे की इनकी कहानी हम सुनते हैं। आप चाहें तो इन्हें कॉल कर सकते हैं। और आज टीवी ने या आज सुबह ने इनके लिए क्या प्लान किया है, इनकी इस ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए, ये हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे साथ इस वक्त हमारे मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ जाहिद साहब हैं और उनकी बेगम यहाँ पर आबदा मौजूद हैं, बेटी भी मौजूद हैं, उम्मे लैला, है ना? सही नाम लिया ना मैंने? बेटों के क्या नाम है? अली हैदर, सैफ अली। माशाल्लाह, क्या बात है। और तीनों बच्चों के सामने कभी ये बात हुई वैसे कि अब्बा की ख्वाहिश है कि वलीमा होना चाहिए? अभी बच्चे तो बोलते हैं, मूवी में भी बोलते हैं कि सबकी मूवियाँ हैं और आपकी मूवीज़ क्यों नहीं है, हमने आपको दुल्हन के रूप में नहीं देखा हुआ। मैंने कहा ये तो शादी में तो हम कहाँ थे, तो सबकी शादियाँ होती हैं। हाँ, ये तो सारे बच्चों सब बच्चे बोलते हैं, हम ये बोलती है कि मैं कहाँ। अच्छा मैम, मैं बहुत अहम एक मैसेज टेली करना चाहता हूँ कि हमारा जो माशरा है उसे और देखना चाहिए कि कम जो तंग नज़री है ना वो नहीं करनी चाहिए। स्पेशल पर्सन लोगों के साथ जो तंग नज़री है उनकी, वो नहीं उनको ऐसा करनी चाहिए, उनको कोऑपरेट करना चाहिए। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने नवाजा है दौलत से, इज़्ज़त से, शोहरत से, तो उन लोगों को थोड़ा सा देखना चाहिए, दिल भी अपना बड़ा रखना चाहिए
कि अल्लाह ताला इतनी करामात उनके ऊपर कर रहा है कि अगर हम जैसा कोई इंसान मिल जाता है उसके साथ कोऑपरेट करें, उसके ऊपर शफकत का हाथ रखें, जिस तरह से आज चैनल ने अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। अच्छा, ये आज टीवी ने तो किया ही, आप दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। लेकिन एक बात बताइए, जो बात आपने कही ये रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कही कि जब आप लोगों से मिलते हैं, उनसे कोई काम होता है, कहीं जाते हैं, तो उस वक्त लोगों का रवैया अच्छा नहीं होता, सॉफ्ट नहीं होता, उतना दोस्ताना नहीं होता, दोस्ताना नहीं होता, दिल नरम मिजाज नहीं होता। पार्क में हम चले अच्छा, पार्क में हम घूमने जाते हैं जब, तो हर लेडीज मुझे ऐसे देख रही होती है और पूछने के लिए खड़ी होती है कि भी इनका आपस में क्या रिश्ता है, क्या नहीं। फिर हर एक को मुझे बताना पड़ता है, या तो खड़ी होकर पूछ लेती हैं कि भी आपके क्या लगते हैं, आपके हस्बैंड ने कैसे शादी करवा ली, क्या हुआ, जैसे अभी आप सवालात कर रही हैं, इससे भी ज्यादा मॉर्निंग शो वहाँ हो रहा होता है। अच्छा। पार्क में, मार्केट में, हर जगह पे, यानी कि गाड़ी में सफर करें, मुल्तान जा रहे हैं तो फिर भी, तो गाड़ी में भी, यानी कि हम रेलगाड़ी में जा रहे हैं तो सीटें नहीं अर्जेंट मिलती, तो इनको खड़े पूरी रात का सफर इन्होंने खड़े होके किया है मुल्तान का, और अर्जेंट नहीं मिली समय सीटें, तो इन्होंने वो तो मोहब्बत में किया ना। तो ये पूरी मुझे इतना रोना है कि कोई इंसान अल्लाह का बंदा ऐसा मिल जाए जो इनको बर्थ दे दे या सीट दे दे बैठने के लिए। और मुल्तान से देखें कि कराची आना कितनी मुश्किल, और किसी ने कोई सीट नहीं दी। और उन्होंने जो सीटें देते हैं बुकिंग करने वाले, उनको तो इनके लिए कोटा रखना चाहिए ना कि ये भी माजूर है, डिसेबल है, इनको जरूर सीट दे। ये उनके लिए भी मैसेज है कि हमारे लिए सारी उम्र का मसला है। अच्छा, इस पे हम लोग, हम भी और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी जी, और ये काम किया जा रहा है कि जी बसों में या ट्रेन में सवार होने के लिए या इसके लिए क्या, कौन से एलिवेटर्स होने चाहिए, ये तमाम चीज़ों पे बात बहुत होती है। लेकिन अल्लाह करे कि जो डिसीजन मेकर्स हैं और जिन्होंने वाकई ये सब कुछ करना है वो कर लें इसे। इस बात को उजागर भी इसीलिए किया जाता है, और वन ऑफ द रीजंस क्या आज ये हमारे साथ मौजूद हैं, ये अपने दिल की बातें यहाँ पर कर रहे हैं। अब जिसने करना है वो तो शायद उनको वैसे भी पता होगा कि इनकी जिंदगी की क्या मुश्किलात है, लेकिन एक बार फिर ये आपको रिवाइज करवा रहे हैं, रिव्यू करा रहे हैं कि सारी प्लेटफॉर्म के जरिए हम लोगों जैसे कि मैं सफर करता हूँ, अगर जैसे गवर्नमेंट ने गाड़ियाँ मुतारफ कराई थी स्पेशल पर्सन लोगों के लिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ थी वो ऑटोमेटिक गियर के साथ, जिसे हम आसानी से ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन हमें वो प्रोवाइड नहीं की जाती, तो फिर हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर वो गाड़ी हमें इलेक्ट्रिक प्रोवाइड की जाए तो मैं अपने बच्चों को पार्क भी ले जा सकता हूँ, अपने बच्चों को खुदा ना करे हॉस्पिटल भी ले जा सकता हूँ, मैं इनको फिर अच्छा इनका। अभी आप कुछ भी ऐसे ड्राइविंग की तो खैर बात नहीं, लेकिन बाइक वगैरह भी नहीं चला, बाइक पे भी नहीं बैठ सकते, बस पे नहीं बैठ सकते, जो हमारी मखसूस गाड़ियाँ हैं ना वो हम ड्राइव कर सकते हैं, वो मैं ड्राइव कर सकता हूँ माशाल्लाह, लेकिन वो हमें प्रोवाइड करके दें तो तब हम अपने बच्चों को वो सहूलियात मुयस्सर कर सकें। एक कॉलर है इस वक्त हमारे साथ, शाजिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नुसरत। सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि आज टीम की और आपकी बहुत बहुत अच्छी काविश है, जिसको मैं जितना अप्रिशिएट करूं कम है। और जाहिर तौर आप के लिए भी कहूंगी कि आप लोग वाकई बहुत बहुत हिम्मत वाले हैं, और आपको मैं सल्यूट करूंगी कि आप इतने अच्छे से, इतने बहादुरी से हमसे ज्यादा जो है ना जिंदगी से लड़ रहे हैं और जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं एक जरूर, जिसे उन्होंने कहा कि मैं कहूंगी कि गवर्नमेंट तो जो करती है करे, लेकिन आम शहरी एज अ पाकिस्तानी हम सबको चाहिए कि ऐसे लोगों को मोरल सपोर्ट करें, और उन लोगों की जितनी हो सकती है हम खास तौर पर क्लास के मोरल सपोर्ट तो कर सकते हैं ना इनको। जैसे उन्होंने कहा कि हमें अच्छे उससे देखें, कोई अगर काम इनके हम हेल्प कर सकते हैं तो वो करें। तो मैं समझती हूँ माशरा भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। अच्छा, एक बात बताइए शाजिया, एक बात बताइए, आज टीवी ने तो कोशिश की है और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इनका वलीमा हो जाए, जो इनकी ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए, और नेक्स्ट वीक में ही हो जाए, और ट्यूसडे का दिन हमने मखसूस किया, उसकी बाकी डिटेल्स मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। अगर हम आपको मौका दें या अपने व्यूअर्स को मौका दें, आप आएंगे इनके वलीमे में? इंशाल्लाह जरूर जरूर, बिल्कुल, बहुत अच्छा रहेगा कि हम इनके शादी में आकर, मतलब इनकी जो जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए आगे आए। बिल्कुल जरूर आएंगे, मैं पूरी टीम को बहुत अप्रिशिएट करूंगी और इन दोनों को भी सल्यूट करूंगी। अच्छा, हमने ये कोशिश की है कि हम, थैंक यू शाजिया, आपने हमें कॉल किया, और कोशिश हमारी यही है कि ट्यूसडे के दिन हम इनका वलीमा करें और इनकी बेगम को दुल्हन की तरह सजाएं और हम सब उसमें शामिल हों। आप शामिल होना चाहते हैं तो आपको हमें एक मैसेज करना होगा, और उसके बाद मेरी टीम आपको तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी। एक ब्रेक आ गया है, पैनकेक्स आपने देख लिए थे, अगर नहीं देखे तो फाइनल फॉर्म हम आपको दिखा देते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और ब्रेक के बाद जो हमें बात करनी है वो आपके बाल जो यहाँ से जा रहे हैं और मांग बढ़ती चली जा रही है, या कहीं से आपको लग रहा है कि बालों के गुच्छे उतर रहे हैं, ये आम अल्फाज हैं, तो आपके लिए
अगला सेगमेंट है, वो तमाम टोटके जिससे आपके बाल गिरने से रुक सकते हैं, वो हम आपको बनाना बताएंगे, आप इस्तेमाल भी कीजिएगा। और पैनकेक्स को एक दफ़ा आप देख लीजिए, हमने वैसे इसकी रेसिपी आपसे शेयर कर ली थी, मैंने कहा फाइनल एक शक्ल दिखा दें। थैंक यू सो मच फरजाना, आपका भी थैंक यू, आप दोनों का, आबदा आपका शुक्रिया, जाहिद साहब आपका शुक्रिया। एक ब्रेक, उसके बाद वी आर कमिंग बैक। वेलकम बैक। और अब हम अपने उस टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे कुछ ही देर में, जिसमें आपकी सबसे खूबसूरत चीज़ आपके बाल, घने लंबे चमकदार, जिसको करने की हमारी हमेशा से कोशिश रहती है। बल्कि इतनी सी बच्ची को भी आप देख लीजिए आजकल तो केजी और नर्सरी की, उसको भी लंबे बाल चाहिए, उसको भी बाल ऐसे चाहिए जो आराम से बड़ा हिलें और उसकी ब्यूटी में इजाफा करें। और यही ब्यूटी जब हमारी हैम्पर होने लगती है मुख्तलिफ स्टेजेस की वजह से भी, हार्मोनल इश्यूज़ भी होते हैं, दीगर और इश्यूज़ भी होते हैं, और हमारी मांग या हमारे बालों का ये जो टेक्सचर है ख़राब होने लगता है, या हमारे बाल गिरने ज़्यादा लगते हैं, उनमें आपको वॉल्यूम नहीं नज़र आ रहा होता, तो उसका क्या तरीक़ाकार है, कैसे उसे रिजॉल्व करेंगे, ये हम आपको बताएंगे। आज इकबाल बानो साहिबा की डेथ एनिवर्सरी है। इकबाल बानो साहिबा, और बल्कि ये वो फ़नकार हैं, ये वो आर्टिस्ट या एम्बेसडर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान में कैसा टैलेंट है, ये दुनिया को बताया। आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। जो लोग उन्हें प्यार करते हैं, उन्हें सुनते रहे हैं, उन्हें दुआओं में याद रखिए। उनके हवाले से एक पैकेज है, पैकेज आप मुलाहिज़ा फरमाइए। उसके बाद जब हम वापस आते हैं तो आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर बिल्कीस से। जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, लाज़िम है कि हम भी देखेंगे। दिल्ली में पैदा होने वाली इकबाल बानो की फिल्मी, गैर फिल्मी गज़लें और गीत हर दौर के लोगों में मकबूल रहे हैं। उन्होंने फैज़ अहमद फैज़ के मज़ाहमती और इनकलाबी कलाम को उस वक्त गाया जब फैज़ का कलाम पढ़ना जुर्म समझा जाता था। दश्ते तन्हा ए जाने जहां लर्ज़ा है तेरी आवाज़ के ताए। इकबाल बानो ने खूबसूरत अंदाज़े गायकी से गज़ल के मद्दाहों में इजाफा किया। अगर ये कहा जाए कि मौसीकी की इस सिन्फ में उनका कोई सानी ना था तो गलत ना होगा। गज़ल के अलावा भी उन्होंने हर किस्म के गीत मुहारत से गाए। पायल में गीत है चम चम के, 2 लाख चलेरी पूरी थम थम के, पायल में गीत है चम चम के। इकबाल बानो की खूबसूरत आवाज़ तो 2009 में खामोश हो गई थी, मगर उनका गाया हुआ कलाम सुनने वालों के जहनों और दिलों में जिंदा है। दश्ते तन्हाई जो आपने सुना ना, मेरे ख्याल में यंगर जनरेशन ने ये ज़्यादा सुना मीशा शफ़ी की ज़बान से, क्योंकि जब उन्होंने ये गाया उसके बाद ये इतना पॉपुलर हुआ और लोगों ने फिर याद दहानी कराई कि दश्ते तन्हाई एक्चुअली इकबाल बानो साहिबा ने गाया है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मुझे इतना कोई खूबसूरत लगता था जब वो दश्ते तन्हाई गाया करती थी, और इसी अंदाज़ में गाया, कोई रीमिक्स नहीं किया है। और उसके बाद जब मैंने इन्हें सुना तो आप उसके एक एक लफ्ज़ को देखें। एक तो अल्फाज उर्दू के हैं उसमें मुश्किल, लेकिन ऐसे अल्फाज हैं जो अगर आपकी समझ आ जाए या उसका मौक़िफ़ जो उसमें बयान किया है वो समझ आ जाए तो वो दिल में उतरते हैं, उसमें गहराई है अपनी जगह। तो ये दश्ते तन्हाई तो मैं कहती हूँ कि ज़रूर सुनना चाहिए। इसके अलावा भी अगर आप कोई गाना रेकमेंड करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं, ये वो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने गायकी के उस पहलू को छुआ है जिसको अब बहुत ज़्यादा, जिस पे काम हमें लगता है कि हो नहीं रहा। अब ज़्यादा पॉप, रॉक और इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। खैर, कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, और जिस तरह मैंने आपसे वादा किया था, डॉक्टर बिल्कीस द वेरी ब्यूटीफुल हर्बलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, क्योंकि बालों की तो हमें बात करनी है, लेकिन इकबाल बानो साहिबा के हवाले से बात हुई है। आपको शौक है गायकी वगैरह सुनने का? सुनने का, गज़लें सुनने का हाँ? शौक है। हाँ, बिल्कुल है। और मैंने इनको काफ़ी सुना है। बिल्कुल। आपके फेवरेट्स में से हैं? बिल्कुल बिल्कुल हैं, है ना। और अच्छा यही होता है, देखिए इसको याद करने का मकसद एक ये भी होता है, एक तो हम अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करते हैं। खान, राहत फ़तेह खान, इकबाल बानो भी सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। दूसरा ये है कि इन प्यारे लोगों को जो आपको प्यारे लगे या आपको लगा कि आपके नेशन को इनकी वजह से फ़ायदा हुआ, उनको आप दुआओं में याद रखें। बिल्कुल
ये एक चीज़ है कि आप उनको दुआओं में ज़रूर याद रखिए। और जिसने आपके लिए कोई काम किया है, कुछ किया है, तो उसको ये तो याद रखना ही चाहिए। उसको याद रखना ही चाहिए। अच्छा, डॉक्टर बिल्किस मुझसे कुछ दिन पहले जब मेकअप रूम में मिली तो इन्होंने खूब बालों के बारे में बातें की। मैं ये रिसर्च कर रही हूँ, मैं वो रिसर्च कर रही हूँ, मैंने ये चीज़ बनाई है, मैंने वो चीज़ बनाई है, मेरे बाल गिरना बंद हो गए हैं। इन्होंने पूरी अपनी ये कहानी बताई थी और जो मैंने इनसे पूछे बगैर ऑन एयर कर दी। तो हमने सोचा कि जब ये इतनी रिसर्च करेंगे तो वाई नॉट ही हमारे शो में आए और बताएं कि भाई ये बालों का गिरना और बालों में गैप हो जाना, गंजपन जिसे हम कहते हैं, इतने इतने औरतों के बाल गिर रहे हैं। मेरी दोस्तें भी फोन करके कहती हैं बताओ हमें क्या करें। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो आप सही कह रही हैं, अगर आपने ऑन एयर कर ही दिया है तो मैं बताऊं कि मेरे 7-8 साल पहले बहुत बाल गिरा और एलोपेशिया अरीटा जिसे कहते हैं वो स्टार्ट हुआ और ये ऑटो इम्यून डिजीज़ थी। तो और मैं खुद क्या मतलब ऑटो इम्यून? मतलब कि आपकी अपनी इम्यूनिटी आपका बाल खा रही है ना। अच्छा। आपको इस पे बस नहीं है कि आपके अपनी इम्यून सिस्टम, आपका सोल्जर जो है, जो सिपाही जो आपको बचाता है, वो ही आपके खिलाफ लड़ रहा है। ओके, आसान अल्फाज में। तो मैं इतनी घबरा गई क्योंकि मेरा शोबा भी ऐसा था, डिप्रेशन ये वो। फिर जाहिर सी बात है, फिर मैं दूसरी पैथी की तरफ भी गई। दूसरी पैथी से भी मैंने हेल्प लेने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हुआ कि मर्ज बढ़ता गया, जू इलाज किया। ठीक है। तो एक दिन मैंने सोचा यार मैं सबको इतना बताती हूँ तो मैं, हो सकता है कि ये वक्त मुझ पे इसलिए पड़ा हो कि मैं मतलब कि कुछ कर सकूं। तो जो मैंने अचीव किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल माशाल्लाह बहुत अच्छे हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह इस मर्ज़ पे काबू पाया। हमारी एक मेडिसिन बन रही है, वो FDA अप्रूव्ड होगी इंशाल्लाह 2020 में, क्योंकि आपको पता है प्रोसीजर इनका काफ़ी लंबा होता है। मगर उसमें जो जो चीज़ें होती हैं, मेरी हमेशा ख्वाहिश होती है कि मैं आप लोग के सामने पेश करूं और आप लोग को बताऊं। अच्छा, यहाँ पर जो सामान है ना डॉक्टर बिल्किस, वो इतना सारा है कि मैं देख के थोड़ा डर भी रही हूँ कि इतनी नहीं फौरन हो जाएगा, फौरन हो जाएगा। इजी, बहुत इजी है, इतना इजी है और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको मार्केट में या आपको किचन में देखिए ऐसा पैटर्न जो अभी आपको दिखाया गया था ऑन एयर, अगर ये आपके बालों में हो रहा है, आप कहीं भी अपने बाल यूं, मैंने देखा है लोगों के बाल यहाँ से चले जाते हैं और वो अपने बालों को इस तरह करके छुपाते हैं वो एरिया के किसी तरह। आप ये बालों का एरिया छुपा लें, मांग छुपा लें, किसी भी तरह आप बाल यूं कर लें ताकि यहाँ का एरिया छुप जाए। तो आप अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो पहली क्या चीज़ हम बना रहे हैं? पहली मैं बता देती हूँ, जैसे ही आपके बाल गिरना शुरू हो तो आप घर में ना बैठे। सबसे पहले आप विटामिन्स देखें, आपको बायोटिन एच या फिश कैप्सूल, ये आप अब बायोटिन एच किस में मिलेगा? फिश तो आपको पता है, फिश हफ्ते में 2 दफ़ा खा लें। बायोटिन एच देखें, जो मैंने यहाँ चीज़ें रखी हैं इनमें मौजूद है। सेब आपने लेना है, टमाटर लेना है, खीरा लेना है, सिलीनियम का सोर्स अगर लेना है तो आपने अदरक ज़्यादा लेना है, लेमन लेना है, कैप्सिकम लेना है, ये शिमला मिर्च, ये चीज़ें तो इतनी आसानी से अवेलेबल होती हैं। और एक और चीज़ धनिया। अब मैं इसका आपको एक बालों के लिए जिनकी बहुत खुश्की है और बाल बहुत गिर रहा है और वो ऑयल नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। हार्मोन डिसबैलेंस है, ऑयल ज़्यादा निकल रहा है यहाँ, बहुत ज़्यादा गंजपन जगह जगह आ रहा है, खुश्की बहुत ज़्यादा, और ऐसी खुश्की जिसमें स्मेल भी होती है, बदबू भी होती है। तो आपने क्या करना है, आपने 1 से 1 कप पानी लेना है, उस पानी में आप आधी गड्डी धनिया डाल दें। ठीक है, ठीक है। आपने आधी गड्डी धनिया डाल दी। आपने इसमें डालना है मिर्चें। अच्छा जी, वैसे ये तो आपको इरिटेट नहीं करेंगी स्किन में? ये इरिटेट करेंगी, इन्फ्लेमेशन पैदा करेंगी तो बाल आएगा ना। अच्छा, ठीक है। ठीक और है। आपने मिर्चों के ये मैंने बीच पूछा इसलिए कि जी जी घर में बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल आप पूछें, और घर में लेकिन करेंगे, अगर जख्म है तो नहीं करना। ठीक है। और उनको तकलीफ होगी, और फिर ये बच्चों के ना करें ना, कर लें, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है। ये देखिए सिर्फ इतने से 8-10 दाने मिर्चों के बीच। अच्छा, अब पूरी दुनिया जो है अच्छा पूरी नहीं डालनी है? नहीं, सिर्फ थोड़े से। ओके। और आपने क्या करना है, खीरा भी आपने लेना है सिर्फ इतना सा, ठीक है। हाँ, आपने खीरा लिया जी, आप सलाद की तरह काट लीजिए। हाँ, काट लीजिए, बड़ा बड़ा काट लीजिए, डाल दीजिए। शिमला मिर्च आपने लेना है आधा, ये 1 कप पानी में जा रहा है, 1 कप पानी में, ठीक है। ठीक है, सही है। और इसमें टमाटर भी डलेगा। ओके, सिर्फ आधा टमाटर। ये चीजें जो आप डाल रही हैं ये खाएं भी? ये खाएं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये जो तरीका मैं बता रही हूँ, लगाने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है। आपने लहसुन, प्याज या अदरक, इन तीनों में से एक, लेकिन मेरा फेवरेट जो इन चीज़ों में है वो है अदरक।
अदरक की वैसे मैं आपको बताऊं हाजमे के हवाले से भी बहुत फ़ायदे हैं। थोड़ा सा अदरक खाना, चाहे वो दोपहर के खाने के साथ हो या सुबह में अदरक को पीस के वो पानी में मिला के पिए। मैं देख रही हूँ कि लोगों की ज़िंदगियों में ये रूटीन बन रहा है अदरक को लेकर। अच्छा देखिए, अब मैंने इसको फिर जोड़ क्यों दिया, अगर आप अदरक की कोई भी शेप उठाते ना, ये आपका पेट बना हुआ होता है। ओह, देख लें आप, कुदरत, हम जब नेचुरोपैथ सीखते थे ना, तो जो जिस शेप के होते, जैसे बादाम अच्छे आंखों की शेप है, गाजर को काटो अंदर से पूरा आपका आंख निकलती है पूरी। तो इसी तरह अगर आप अदरक को गौर से देखेंगे ना, कोई भी हिस्सा उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपका मैदा बन रहा है। ठीक है, छोटा सा होगा, फिर फैला हुआ होगा, इस तरह होगा, इसमें चीजें लगी होंगी, पूरा मैदा। लेकिन आपने इतना सा लेना है, आपने इसको इसमें डाल देना। आपने टमाटर, खीरा, अदरक और मिर्चों के बीज और कैप्सिकम, ठीक है, डाला। शिमला मिर्च डाला। इसको अच्छी तरीके से आपने उबाल लेना। ठीक है। ठीक है, जब ये उबाल आ जाए तो उसको आपने क्रश करना है, मलमल के कपड़े में डाल के अच्छी तरीके से निचोड़ना है। सारी चीज़ें पानी में आ जाएंगी, इन्फ्यूजन हो जाएगा। ये आपके बालों का कंडीशनर समझ लें, ये आपके बालों का ट्रीटमेंट तैयार हो जाएगा। आपने इसको बालों की जड़ों में अच्छी तरीके से लगाना है। इसका तरीका हम ब्रेक के बाद बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो इसको निचोड़ के आपने रख लेना है, किस तरह सेव करना है, कितना लगाना है, उबालना कितनी देर है? बस सारी चीज़ें अच्छी तरीके से उबल जाए, जैसे अभी तो ये सब ऐसी ही पड़ी है। ठीक है, अच्छी तरीके से एक जोश आ लें आप, जोश आ जाए और हल्की ये सारी चीज़ें नरम पड़ जाए। सारी चीज़ें नरम पड़ जाएं, जोश आ जाए, पानी आपने निकाल लिया, उसके बाद उस पानी का क्या करना है, कैसे उसको कंडीशनिंग के लिए यूज़ करना है, कितनी देर लगाना है, सब चीज़ें हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और हमारे साथ डॉक्टर बिल्किस मौजूद हैं और इन्होंने आपको एक मशरूब के तौर से बताया था कि पानी में कौन कौन सी चीज़ें डालनी है। अभी इसे जोश नहीं आया है और इसे लगाना कैसे है उसके बारे में ये आपको बताएंगी। लेकिन हमारे स्टूडियोज़ में और कौन लोग मौजूद हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। एक तो ये कि मैंने ख़वातीन पे बहुत फोकस किया कि जी आपकी मांग बढ़ जाती है, आपके बाल कम हो जाते हैं, लेकिन ये पैटर्न मर्द हजरात में भी है और जेनेटिकली जब होता है हम देखते हैं कि जेनेटिकली बड़ा लोगों में होता है और बहुत उनको परेशानी होती है। इस हवाले से हम वेलकम करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ मलिक, डर्मेटोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप डॉक्टर काशिफ? ठीक ठाक हैं, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ मौजूद हैं इमरान एंड यूसुफ, जिनके बालों पे आज डॉक्टर काशिफ कुछ ट्रीटमेंट करके दिखाने वाले हैं, है ना? देखिए, हेयर प्रॉब्लम बहुत कॉमन है कराची में, स्पेशली यंग बॉयज एंड गर्ल्स में, क्योंकि एक तो स्ट्रेस फैक्टर बहुत बढ़ गया है। ठीक है, दूसरा ये कि ये लोग हीमोग्लोबिन यूजुअली कम होता है और दूसरे फैक्टर्स हैं। वी एज डॉक्टर्स हमें इसका मेडिकल प्रॉब्लम फाइंड करना है। थायराइड प्रॉब्लम भी बहुत बढ़ गया है यहाँ पर। अच्छा, शुगर लेवल्स, जी मेल्स में भी थायराइड है, कम है लेकिन है। लेकिन जो फैमिलीज में होता है, जो हेयर का प्रॉब्लम है, उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन अगर जितना जल्दी आ जाए पेशेंट हमारे पास तो हम उसको कुछ टेक्निक्स बता सकते हैं जिससे उसकी हेयर लाइन खराब होने से बच जाती है। ठीक है, उन टेक्निक्स पे हम डिस्कशन करेंगे। और हमारी एक और मेहमान जो उस तरफ बैठी हैं, डॉक्टर अंबर उस्मान, डर्मेटोलॉजिस्ट, आपको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है डॉक्टर अंबर? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। और आजकल तो मैं ये फील कर सकती हूँ क्योंकि मेरे भी इतने छोटे बच्चे हैं कि लोग छोटे बच्चों को लेकर भी आप लोगों के पास आते हैं और कहते हैं इसके बाल कम है। बिल्कुल, बहुत छोटे छोटे बच्चे आ रहे होते हैं और उस वक्त हम उनको कहते हैं कि इनको बड़ा होने दें, कोई बात नहीं, बाल आ जाएंगे, दे टू यंग टू बी ट्रीटेड। बहुत छोटे छोटे बच्चे आ रहे होते हैं और फिर उनकी ये भी कंप्लेन होती है कि हमने बाल बार बार इनको गंजा नहीं करवाया, जिसकी वजह से फैमिली प्रेशर होता है कि जी आपने गंजा नहीं करवाया, इस वजह से इनके बाल हेल्दी नहीं है। तो हम उनको कॉन्स्टेंटली ये बताते हैं कि गंजा कराएं ना कराएं बाल उतने ही आएंगे। अच्छा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं इस पे एक एहतजाज करूंगी क्योंकि मैंने देखा है कि गंजा अगर ज्यादा करा दें तो बाल बेहतर हो जाते हैं। वो ओवर द टाइम पीरियड देखें ना, अगर आप गंजा नहीं कराते तो ओवर द टाइम पीरियड फिर भी बाल आ जाते हैं। आप गंजा कराते हैं तो बाल आने में भी टाइम लगता है, तो वो फिर हमें लगता है कि शायद हमने गंजा कराया इसलिए बाल आ गए, वो बाय डिफॉल्ट आने होते हैं। ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। एक तो ये बता दीजिए, जो बात ये कर रही थी उससे रिलेटेड आपने आगे कुछ हमें बताना है कि गंजा कराएं तो क्या करें कि बच्चों के बाल अच्छे आएं। अच्छा, जैसे बच्चों को गंजा कराते हैं, बाल बहुत थिन होते हैं, तो उसके लिए जो हर्बल रेमेडी है वो है जाफरान और मुलेठी।
अच्छा, ठीक है। आपने क्या करना है, ज़ाफ़रान और मुलेठी को दूध में भिगो लेना, मुलेठी का पाउडर और ज़ाफ़रान दूध में भिगोकर जब आप गंजा कराएं तो ये लाजमी लगाएं, या सुरमा, पत्थर वाला सुरमा, ठीक है, उससे भी बाल बहुत अच्छे आते हैं ठीक और है। बालों का कलर भी बहुत अच्छा हो जाता है। और आप मुझे जल्दी से बताएंगी क्योंकि उसके बाद कॉलर हैं कि ये पानी जो है आपने फ्रिज में रख देना है निकाल के? बस आपने क्या करना है, ये बहुत उबल गया, खोल गया, इसको अच्छी तरीके से निचोड़ लिया, सारा आपका पानी आपके पास आ गया, आप इसको बॉटल में भरें, स्प्रे में भर के, जब मतलब 2 से 3 दिन तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर नया बना लीजिएगा। सर की जड़ों में के बाद नहाने से पहले, नहाने से पहले, ये उन लोगों के लिए जिनका सीबम बहुत मतलब कि ऑयल प्रोड्यूस करता है, बहुत ऑयली स्मेली और जो फंगस होता है उसको भी ये क्योर करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, मैं आपकी तरफ थोड़ी देर में आती हूँ। डॉक्टर काशिफ इस वक्त हमें कुछ रेमेडी बताएंगे, बट वी हैव अ कॉलर आल्सो। अस्सलाम वालेकुम सना, हैदराबाद से। और आप कैसी हैं? जी मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। सवाल क्या है? मेरा ये सवाल है, जैसे कि हमारी हेयर में ना 2 मुंह के बाल निकल गए, ठीक है, अब वो कैसे ठीक हो? यानी हमें बार बार काटवाना पड़ता है कि उसकी वजह से है ना हेयर भी ग्रोइंग नहीं कर रहे। ठीक है, ऑन एयर हम इसका जवाब लेंगे अपने डॉक्टर से, ठीक है। थैंक यू सो मच सना, आपने कॉल किया। आप क्या ट्रीटमेंट करने वाले हैं? पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे गंज के लिए होता है, जिसमें एक मेल पैटर्न बॉल्डनेस है, ठीक है, उसमें भी आप FUE नहीं करा सकते, ट्रांसप्लांट नहीं करा रहे या PRP नहीं करवा रहे, तो आप उसके अंदर सबसे स्टार्ट आप करेंगे, ये मैंने बहुत अच्छा वो बनाया हुआ है मुखफ़फ़ TM के नाम से, TM, ठीक है। T से ट्रेटेनॉइन एक क्रीम होती है और M से मिनॉक्सिडिल, ठीक है। ट्रेटेनॉइन क्रीम आपने ली और आपने पूरे जहाँ पे गंज है आपका, आपने उसको अच्छी तरह से लगाया है रात में। हर रोज रात में पेशेंट खुद कर सकता है, ठीक है। इमरान साहब, वैसे आपने कभी पहले कोशिश की या दिस इज द फर्स्ट टाइम जब आपने बालों पर तवज्जो दे रहे हैं? फर्स्ट टाइम है। इससे पहले आपने जब आपके बाल घने हुआ करते थे पहले या इसी तरह थे? बहुत घने थे बाल। तो जब बाल जा रहे थे तो आप क्यों नहीं किसी डॉक्टर के पास गए? बस इन्हीं के पास ही आया था मैं। लेकिन अभी इनके बेहतर हो रहे हैं। पहले से बेहतर हुए हैं। ना इनको मैंने नया ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है। मैंने कहा अच्छा ये रोज रात में इनको लगाना है, ठीक है। ये आइसोट्रेटिनोइन है। अच्छा इसका काम ये होता है कि ये पोर्स खोलता है, हेयर के पोर्स खोलता है। अच्छा इसको लगा के हम आधे घंटे तक छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके ऊपर फिर लेकिन ये ट्रीटमेंट लोग घर में खुद ना आराम से कर सकते हैं। अगर आप जी घर पे आराम से कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ इसलिए आसानी के लिए, वरना आप आराम से खुद कर सकते हैं आईने के सामने। आपकी जहाँ जहाँ पर गंज है वहाँ पे आपने क्रीम लगा दी। उनको पहले आपके पास आके अपनी तमाम हिस्ट्री और डिटेल्स उसमें हमें ये देखना है कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है उनको, कोई और रीजन नहीं है, डैंड्रफ का इशू नहीं है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आराम से कर सकते हैं। क्योंकि ये जो दवाएं बताई जाती हैं ऑब्वियसली हो सकता है कि किसी के लिए सूटेबल ना हो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, पूरी हिस्ट्री जरूरी है। मैं तो पूरे ब्लड टेस्ट करवाता हूँ। मैं आजकल देख रहा हूँ कि डॉक्टर्स का ब्लड टेस्ट की तरफ रुझान कम हो गया है। मैं तो बहुत करवाता हूँ ब्लड टेस्ट। आई वांट टू फाइंड आउट द रीजन कि क्या रीजन है जिससे हेयर फॉल हो रहा है। इट कुड बी लो हीमोग्लोबिन, इट कुड बी थायराइड प्रॉब्लम, इट कुड बी एनी अदर हार्मोनल प्रॉब्लम। फीमेल्स में बहुत कॉमन है, मेल्स में तो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है। लेकिन पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि मामू के बाल बहुत अच्छे हैं, अब्बा और खानदान में सब अच्छे हैं, फिर भी बाल कम हो रहे हैं क्योंकि स्ट्रेस फैक्टर है। ये कितनी देर लगाना? अच्छा ये हाफ एन आवर लगा के छोड़ दीजिए रात में, ठीक है। रात में लगा के छोड़ दीजिए, लेकिन आपको उठे रहना है, ठीक है। हाफ एन आवर के बाद फिर एक ये स्प्रे है मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल मेल्स के लिए होता है 5%, ठीक है। इसी के ऊपर आपने स्प्रे कर दिया, ठीक है। जहां जहां है ये, इसको आपने मिटाया नहीं है, हटाया नहीं है इसको, इसे आपने स्प्रे कर दिया और फिर आधे 1 घंटे बाद आप सो गए, ठीक है। इसमें फायदा ये होता है साफ नहीं करना, नहीं साफ नहीं करना। ये आपका रोज रात का ट्रीटमेंट है। दिस इज योर एवरी नाइट ट्रीटमेंट, ठीक है। इसके अंदर सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके पोर्स खुल रहे हैं, आपका मिनॉक्सिडिल अंदर तक जा रहा है। मिनॉक्सिडिल की मैं हिस्ट्री आपको बता दूं, ये एक एंटी हाइपरटेंसिव दवाई थी जिससे ब्लड प्रेशर कम होता था। जब लोगों ने खाना शुरू किए तो उसमें उनके सर के बाल और बॉडी के हेयर बढ़ गए, तो अमेरिकन साइंटिस्ट ने उसको स्प्रे में कर दिया कि जहां लगाएंगे वहां पे हेयर बढ़ेंगे। जबकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग कुछ हाई ब्लड प्रेशर की ऐसी भी दवाएं हैं जिनसे बाल चले जाते हैं। जी बिल्कुल वो सही आप कह रही हैं। वो दूसरे वाले होते हैं, दूसरे होते हैं, उससे बाल कम हो जाते हैं, इससे बढ़ने लगे। तो लोगों ने इसको एक मिनॉक्सिडिल बहुत मशहूर है। अच्छा ये हम हेयर ट्रांसप्लांट के साथ भी देते हैं, PRP के साथ भी देते हैं। मतलब ये आपका दोस्त है। ये मैं पेशेंट को बता दूं कि आपको जिंदगी भर करना है, जैसे दांत ब्रश करने वैसे आपको मिनॉक्सिडिल लगाना है। ठीक है डॉक्टर काशिफ, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी थोड़ी देर में। आप हमें और कौन सा ट्रीटमेंट करके बताएंगे? स्पेशल ऑयल बताऊंगा जिससे बालों को घना रहने की बहुत हेल्प करेगा आपको। ओके, और वो लड़के लड़की दोनों के लिए होगा? दोनों के लिए वो। ओके, सना ने हमें कॉल की थी और सना ने 2 मुंह बालों का तस्करा किया। उन्होंने कहा कि बाल बढ़ते नहीं है और बड़ी परेशानी होती है, उसके लिए क्या करें? 2 मुंह बाल नॉर्मली
केमिकली या थर्मल डैमेज्ड हेयर में नॉर्मली ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी कि अगर आप डाई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रही हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनर्स यूज़ कर रही हैं या ब्लो ड्राई वगैरह यूज़ कर रही हैं तो उसमें अमूमन 2 मुँह बाल हो जाते हैं। या फिर आपने बहुत अरसे तक हेयर कट नहीं करवाया, लाइक लोग सालों तक छोड़ देते हैं उनको, बाल नहीं कटवाते, ट्रिम नहीं करवाते। आइडियली एवरी 3 मंथ्स आपको ट्रिमिंग, लेंथ नहीं छोटी करवाएं मगर एंड्स जो हैं उनको फ्रेश ज़रूर करा लें, तो उससे ये होगा कि आपके 2 मुँहे बाल या स्प्लिट एंड्स नहीं आएंगी। और दूसरी बात, जो भी आप इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, जो भी आप हेयर डाई यूज़ करते हैं या अगर आप कोई स्ट्रेटनर या भी कोई भी केमिकल या स्प्रेज यूज़ करते हैं तो उनका बहुत ख़ास ख्याल रखिए कि वो एक नॉर्मल मिकदार में लगाया जाए। एक्सेस किसी भी चीज़ का होगा तो वो नुकसानदेह होगा और उसकी वजह से आपके जो हेयर शाफ्ट्स हैं, यानी कि आपकी जो बालों की लेंथ है, आखिर तक जब आती है तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई घास की तरह हो जाते हैं और बहुत सूखे और डेड लगता है, जैसे मरे हुए घास की तरह है, वो इसी वजह से होता है। अच्छा, वैसे हम कभी ये भी कोशिश करेंगे कि ऑन एयर आपको बताएं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनर और ब्लो ड्राई करना ही है तो किस तरीके से करना करें, क्योंकि बहुत सारा पार्ट आप छोड़ सकते हैं, ऊपर का पार्ट आप छोड़ सकते हैं, जैसे हमने आज कर्ल्स किए हैं तो सिर्फ नीचे के बाल आपके ज़रा खराब एक और चीज़ मैं ऐड करती हूँ कि अगर आप स्ट्रेटनर्स यूज़ करते हैं तो यूज़ करें सिरेमिक ब्लेड की, जो स्ट्रेटनर्स होते हैं वो यूज़ करें तो वो दे लेस डैमेजिंग। जो मेटालिक होते हैं वो आपके नीचे से बाल जला देते हैं, वो थर्मल डैमेज ज़्यादा होता है। कह रही है ना, वो कुछ बड़ी कंपनीज हैं, आई नो, उनके होते हैं, उससे वो लुक नहीं आता जो इनसे आता है, बट अगेन हेयर डैमेज का खतरा ज़्यादा होता है। हाँ, वो जो स्ट्रेट करने वाला लुक उनसे आता है ना, मेटालिक से, वो दूसरे वाले से नहीं उससे अक्सर लोग बाल भी जला देते हैं बिकॉज वो ज्यादा खींचने के चक्कर में वो पकड़ के बैठे रहते हैं। प्रोफेशनल्स के लिए मेटालिक वाला, अगर आप घर में करें तो आप सेरेमिक करें, और बड़ी अच्छी बड़ी कंपनीज हैं जिनके आराम से मिल जाते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। एक कॉलर थे हमारे साथ, उसके बाद ब्रेक है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, मीरपुर खास से हमारे साथ हैं अमजद साहब। मोहम्मद अमजद कुरैशी। जी जी अमजद साहब फरमाइए। मैं ये कहना चाहता, डॉक्टर साहब से पूछना चाहता, मेरा छोटा बेटा है ना, मोहम्मद हसन जी, वो 9 साल का है, 9 साल। आपने टीवी का वॉल्यूम भी खोला हुआ है, आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं और मैं भी। सॉरी जी जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, उसके सर में बाल बहुत कमजोर हैं, बाल उसके कमजोर है, बहुत पतले बाल है और उसके जुएं बहुत हैं, और तेल वो लगाना पसंद नहीं करता। शैम्पू रंग बिरंगे हमारे जो वाइफ वगैरह यूज करती हैं, वो शैम्पू यूज कर रहे होते हैं। घने बाल हैं क्या जो जुएं बहुत हैं? बाल तो घने हैं। 9 साल का बच्चा है नुज़रत, लेकिन उसके लीक हैं और जुएं भरे हुए, नहाने पे ये तो आप लोगों की भी गलती है, माजरत के साथ अमजद साहब, लेकिन खैर हम यहाँ पर पूछ लेते हैं। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। इसमें 9 साल के बच्चे में तो माँ बाप का बड़ा रोल होता है, लेकिन इसमें हमारे एक्सपर्ट्स आपको क्या एडवाइस करते हैं। एक ब्रेक आ गया है हमारे पास डॉक्टर काशिफ, एक ब्रेक है, उसके बाद जब हम वापस आते हैं, 9 साल के बच्चे या छोटे बच्चे जिनके बालों में लीखें और जुओं का प्रॉब्लम हो जाता है, लड़कों में तो बड़ा ईजी, आप उनके बाल कटवा दें, छोटे छोटे कर दें, है ना, छोटे बाल कराएं, उनके बाल साफ करें, उसके बाद बाल बढ़ाएं। लड़कियों में तो चलें प्रॉब्लम हो जाता है, मगर हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं आफ्टर this break. वेलकम बैक। और आज हम आपके बालों के लॉस के हवाले से बात कर रहे हैं। उस लॉस को आप कैसे रोक सकते हैं, उसे कैसे गेन में तब्दील कर सकते हैं। डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अंबर द डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर काशिफ अगैन द डर्मेटोलॉजिस्ट, और यहाँ पर कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस करके बता रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर बिल्कीस हमारी हर्बलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और इन्होंने ये जिंजर ऑयल मुझे सुंघाया था जिसमें बड़ी ही खुशबू आ रही है। इसके बारे में बात करते हैं, मगर उससे पहले हमारे साथ कॉलर थे जिन्होंने अपने बच्चे की बात की थी। 9 साल का बच्चा है जिसको लीखें और जुएं हो रही हैं। देखिए, एक परमेथ्रिन के नाम से एक दवाई आती है जो आप ओवरनाइट लगाते हैं, बालों की जड़ों पे लगाइए, और लगा के, क्योंकि बच्चे का उन्होंने बताया तेल लगाना पसंद नहीं करता बच्चा, तो परमेथ्रिन सिर्फ ओवरनाइट लगाना है उनको एक दफ़ा, ठीक है, और वो लगा के तकरीबन 10 से 12 घंटे तक छोड़ दें और फिर वॉश कर दें। जी, बस प्लेन जी, इट्स जस्ट प्लेन परमेथ्रिन। अच्छा, 2% भी आता है, 5% भी आता है। जो हेडलाइट्स के लिए है दैट इज 2%, और 5% के बीच वो दूसरी ट्रीटमेंट आ जाती है। जी बिल्कुल, लोशन लगाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर है क्रीम लगाने से। लोशन लगा के आप छोड़ दीजिए, लोशन सबसे अच्छे रहते हैं बालों के लिए। बिल्कुल। उसके बाद आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद आप शावर लीजिए।
शावर लेके आप जब शावर लेंगे तो शावर में ही कंडीशनर यूज़ करना है आपने, और शावर में ही खड़े होके आपने कोम करना शुरू कर तो वो निकल जाएंगी। तो वो सारी वो जो उसके जो निट्स होती हैं, जो अंडे जैसे हम कहते हैं या लीके हम कहते हैं, वो भी उसी वक्त निकल जाएंगे। अच्छा जी, ये आप बाकायदा 3 दिन रिपीटेडली करें तो उससे काफ़ी आपको जी। और इसमें बस हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है, तौलिया अलग रखें, स्कूल में ऐसे बच्चों के पास ना बैठे जो खुजा रहे होते हैं, ये सब बच्चे को एजुकेट करना होता है और उससे बहुत फर्क पड़ता है कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और वैसे छोटे बच्चों की माँ बाप को बहुत देखभाल करनी पड़ती है और वो हम ही स्कूल से ने ही उनको लाते हैं समझाना होता है, हम ही ने उनकी हाइजीन का ख्याल करना होता है, तो ये थोड़ा सा उनको बचपन से बता देंगे उनको अलग अलग तौलियां यूज करनी है, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। ओके, तो ये जिंजर ऑयल भी है और यहाँ शैम्पूज भी हैं, उसके बारे में मुझे बात करनी है, बट वी हैव अ कॉलर आल्सो। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं समिया? जी, मुझे ये मालूम करना था कि मेरे ना बाल हैं तो उसके आगे थोड़े हम बाल ऊपर करके बनाते हैं तो ये थोड़ी टेंट सी दिखती है, गंजपन सा है थोड़ा सा, तो उसके हवाले से मालूम करना था। ये ऑयल मुझे आपके प्रोग्राम से गिफ्ट चाहिए जो मैं यूज़ करूं। ये तो आपकी तरफ आई है, अब ये क्या कर सकते हैं, ये अभी अभी पूछते हैं कि गिफ्ट का क्या मामला है। लेकिन आपने बताया बच्ची है छोटी? जी जी। कितनी एज है उसकी? है 12 है। और जब आप बाल ऊपर करके बनाती हैं तो आपको लगता है यहाँ सामने से उसकी टेंट से बाल कम? ठीक है, ठीक है, इसके बारे में ऑन एयर डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। हाँ जी, कोई मसला नहीं, मैं ऑयल तो दे देती हूँ, ऑयल भी दे दूँगी, शैम्पू भी दे दूँगी, लेकिन अगर मतलब आप ये देखें कि 12 साल की क्या वो बचपन मतलब जब पैदा हुई थी तब से कुछ बच्चियों के बाल यहाँ से कम होते हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद आस्ते आस्ते बाल आ जाते हैं। अच्छा। अगर नहीं आ रहे हैं तो जो मैंने अभी ये डिकॉशन बनाना बताया है ये भी आप लगा सकते हैं घर में। और लेकिन ऐसे बच्चों को जो है अपनी ग़िज़ा सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूध, दही, अंडा, मक्खन, इनका नैमुल बदल कोई चीज़ें नहीं है, ये सारी चीज़ें लाजमी दें। और जिनके बाल गिर रहे हैं या बाल कम है तो एक चीज़ है खीरा, गर्मियाँ भी है, खीरा बहुत ज़्यादा खिलाएं। आप बिलीव करें इससे भी आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। और नारियल का पानी, हमने तो खीरा और नारियल का पानी, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं, ये अपने ग़िज़ा में हमेशा शामिल रखें अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके बाल अच्छे हों। हम हमेशा बंगाल का हवाला देते हैं कि वहाँ के लोगों के बाल काले रहते हैं, घने रहते हैं। क्यों रहते हैं? वो नारियल बहुत अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। हाँ। वो मछली बहुत इस्तेमाल करते हैं। वैसे नारियल पानी का क्योंकि तस्करा हो गया है, इससे वैसे भी आपको मैंने देखा है कि अगर आप इस्तेमाल करें तो आपकी बॉडी में बड़ी एक ताकत रहती है ना, भी होती है उसके अंदर। सबसे अच्छी बात कहीं अगर आपको पेन वेन है तो वो खत्म हो जाता है कुछ अर्से में। ऐड करूंगा, इतने छोटे से बच्चे 12 साल की बच्ची है तो एक जरूर टेस्ट कराना चाहिए स्टूल DR, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कॉमन है पैरासिटिक इन्फेस्टेशन, बहुत ज्यादा पेट में कीड़े। जी, पेट में कीड़े, ये बहुत कॉमन है। ये जरूर टेस्ट कराएं कि हमें फाइंड करें कॉज क्या है ना, किस वजह से। प्रोबेबली ये बहुत कॉमन कॉज है, बल्कि मेरे कुछ पीडियाट्रिशियन फ्रेंड्स हैं वो तो कहते हैं हम वैसे भी दे देते हैं 6-6 महीने पर एंटी हेलमेंट जी, साइड इफेक्ट नहीं होता। तो बेनिफिशियल कराएं, क्योंकि उनके हेयर लॉस अगर ऐसा हो रहा है जो कि थोड़ा सा नॉर्मल नहीं है तो और कॉजेज भी फाइंड करें क्या वजह हो सकती है। ठीक है, अरशद साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अरशद साहब फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं? एक तो ये कि प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा देख रहा हूँ मैं, बहुत मजा आ रहा है। शुक्रिया। दूसरा ये कि मुझे ये पूछ रहा है, ये जो सब्जियों का जो बनाया गया है जी 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 डॉक्टर इसको जो है कितनी देर लगाना है और कैसे लगाना है, और दूसरा क्या ये मर्द भी लगा सकते हैं? जी जी बिल्कुल लगा सकते हैं। और आपको बताते हैं। थैंक यू जी। ये मर्द भी लगा सकते हैं, खवातीन भी लगा सकते हैं, बच्चे भी लगा सकते हैं। और कितनी देर लगाना है? आप 1 घंटा लगाएं, 2 घंटा लगाएं, उसके बाद आप शैम्पू कर लें। ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात है डॉक्टर काशिफ, मैंने नारियल का पानी इसीलिए कहा था कि वो पेट के कीड़ों को मारता है। अच्छा जी हाँ, पेट के कीड़ों के लिए अगर 7 दिन दिया जाए तो बाज माँ बाप नहीं चाहते, वैसे तो एलोपैथिक मेडिसिन का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी नेचुरोपैथ की तरफ रहना चाहते हैं तो वो कलौंजी या नारियल का पानी लाजमी पिलाएं। ठीक है। अच्छा, एक कॉलर है अब्दुल रज़ाक साहब, उनके बाद आप भी कुछ चीज़ें यहाँ पर जो आप सामने मौजूद है, मैं चाहती हूँ ये ऑयल्स का ज़रा तस्करा कर दें और आपकी डेमोन्स्ट्रेशन भी बाकी है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रज़ाक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? नौसर साहिबा, ये आज आप गंजीपन के हवाले से डॉक्टर साहब बता रही हैं और आपके स्पेशलिस्ट भी यहाँ बैठे हैं मेहमान आज़ाद, तो ये बताइए कराची शहर में तो जो लोग मोटरसाइकिलें चलाते हैं वो तो बहुत ज्यादा गंजपन का शिकार हो जाते हैं। अच्छा। तो ठीक है, ये गर्द आलूद और डीजल और कराची का धुआंधार सफर,
तो इस गंजपन को रोकने के लिए वो हेलमेट भी लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बाल बहुत तेजी से गिर रहे होते हैं। अच्छा, अक्सर नौजवान जो अभी यंगस्टर होते हैं, जो मैट्रिक या इंटर करके जॉब कर रहे होते हैं, उनके बाल भी बहुत ज्यादा तादाद में गिरना शुरू हो रहे हैं। एक तो कराची के पानी का सबसे बड़ा मसला है कि वो बोरिंग के पानी से भी सुना है कि बाल ज्यादा गिरते हैं, तो इसके ऊपर जरा तफसीली रोशनी डलवाते हैं अपने माहिरीन से। जी, डॉक्टर अंबर से हम पहले इसके बारे में पूछते हैं। और वैसे कराची का तो आप कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन जो हमारे लोग या हमारे दोस्त रिश्तेदार शिफ्ट होते हैं ना दुबई या अमेरिका, उनके बाल तो बेचारों के और तेजी से जाते हैं। तो सबके लिए बता दीजिए जो हमें जहाँ से भी देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। आपने जिस तरह कराची का जिक्र किया, तो कराची में यूजुअली बोरिंग का पानी होता है जो खारा पानी होता है, उसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है जी, जिसकी वजह से जो हेयर फॉलिकल होते हैं, जो बालों की जड़ें होती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं। तो हम पेशेंट्स को यही रिकमेंड करते हैं कि कोशिश करें कि मीठे पानी, ड्रिंकिंग वाटर, एक आँखें और एक बाल, चेहरा तो है ही मगर आंखें भी आप अपनी ड्रिंकिंग वाटर से यानी कि मीठे पानी से धोएं, और बाल भी। बॉडी आप जिससे धोना चाहें वो एक सेकंड ऑप्शन आ जाती है, मगर आप चाहते हैं कि आपका हेयर फॉल ना हो, आपको जो दवाइयाँ चाहे हर्बल हो, एलोपैथी हो या हर्बल हो, ट्रीटमेंट अगर इफेक्टिव हो तो फिर ये चीज़ें हमें इनका खास ख्याल रखना अच्छा पड़ता मैं चाहती, एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद क्योंकि ये वो चीज़ें हैं डॉक्टर अंबर जिनसे बचा नहीं इतना जा सकता। लोगों के पास पीने के साफ पानी की आप देखिए कि फरहमी उस तरह से नहीं है, और बालों के लिए पानी निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। शायद डॉक्टर बिल्किस इस चीज़ से मेरे साथ अग्री करें कि अगर आपके घर में फिटकरी है, आप एक बाल्टी भर के रख लें, उसमें फिटकरी का एक छोटा सा पीस डाल दीजिए, और उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं यानी कि जो सॉल्ट कंटेंट्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। तो उससे यह है कि जो हार्डनेस होती है पानी की, जिससे बालों के हेयर फॉलिकल्स डैमेज हो रहे होते हैं, वो सेटल डाउन हो जाते हैं। तो आप बाल्टी से ऊपर वाला जो पानी है वो निकालिए और वो इस्तेमाल कीजिए। वेरी नाइस। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। डॉक्टर काशिफ ने बालों को कैसे हेल्दी रखें आप, उसके हवाले से एक डेमोन्स्ट्रेशन करनी है, क्या लगाएं वो बताएंगे। और डॉक्टर बिल्किस के पास बहुत सारे तेल और शैम्पू रखे हुए हैं जो मुख्तलिफ कलर के हैं और मुख्तलिफ खुशबू के हैं, और मुझे बहुत इंटरेस्ट कर रहे हैं, तो मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि ये किस लिए हैं, क्या है, हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। और बालों के हवाले से कुछ ट्रीटमेंट्स रह गई हैं जिससे आपके बाल घने हो सकते हैं। अगर गिर रहे हैं, थोड़ी बहुत ख़राबी हुई है, उसे बेहतर कर सकते हैं आप। उसमें डॉक्टर काशिफ हमें सबसे पहले बताएंगे, क्योंकि यहाँ यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ, आपके बाल तो मुझे ठीक लग रहे हैं। जी, इनके बेहतर हुए हैं काफ़ी, इन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है। पहले लाइट हो गए थे बाल। ओके, तो कितने अरसे से ट्रीटमेंट करा रहे हैं? 15 to 20 डेज में। ओके। तो अक्सर लड़कों को प्रॉब्लम ये होता है कि गंजे हो जाएंगे तो बिया नहीं होगा, तो हमने इसके फॉर्मूला बनाया BA। अच्छा, बिया शादी नहीं होगी। BA, ठीक है। अब BA में क्या है, इसमें बीटा मेथेसोन। आपको अभी ये फिक्र पड़ गई थी वैसे 15 दिन पहले। इसमें मैंने बीटा मेथेसोन लोशन मिलाया है, ठीक है, और एक्सियो हेयर ऑयल। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट है, मुझे लग रहा है। क्या पढ़ते हैं? इंजीनियरिंग सेकंड ईयर। ओ, अभी तो सेकंड ईयर है, तो अभी से फिक्र है ना, अभी से कोई हेयर लॉस ना हो जाए तो बाल घने रहे, बिकॉज़ हेयर इज योर क्राउनिंग ब्यूटी। असल चीज तो आपकी खूबसूरती हेयर से ही होती है। और वो वैसे इंटरमीडिएट में आपको ख्याल आता है बहुत ज्यादा। जी, मुझे भी खूबसूरत होने की जरूरत है। लड़कों जो स्कूल में ही ख्याल आ रहा है। जी जी जी। बस 8 क्लास के 7 क्लास के बच्चे आते हो, कहते हैं बाल गिरे, एक्नी आ गई है, बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए बच्चे। क्या क्या लगा रहे हैं? और इसमें ये कि BA जो मैंने आपको एक एब्रीविएशन बताई है, उसमें बीटा मेथेसोन लोशन है जो कि आपके बालों की ग्रोथ को बेहतर करता है। उसमें हमने एक एक्सियो हेयर ऑयल मिलाया है, ठीक है, वो एक कॉम्बिनेशन है, और इसको मिला एक ऑल्टरनेट नाइट पे आपको बालों की जड़ों पे लगाना है, बिल्कुल हल्के हल्के मसाज, जैसे मैं कर रहा हूँ ना, बिल्कुल वैसे। आपको कोशिश करनी है कि बालों में ना लगे, जड़ों में ज्यादा लगे, क्योंकि हमें फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। इससे आपके फॉलिकल स्ट्रॉन्ग होते हैं। बीटा मेथेसोन लोशन जो इसके अंदर है वो आपकी रूट्स को इंप्रूव करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके जो बाल हैं तो उसको मेंटेन, क्योंकि बाल है टुडे गॉन टुमारो, ये बहुत मशहूर सेइंग है, और कभी भी बाल आपके गिर सकते हैं, कभी भी खराब हुआ है। तो ये मत सोचेंगे मेरे बाल तो बहुत अच्छे हैं, कभी नहीं खत्म होंगे। और अक्सर लोग ये कहते हैं कि वाइट बाल हो गए, हमें जुकाम था, विच इज अ टोटल मिसनोमर। ये कभी नहीं होता। अक्सर कराची में लोग कहते हैं कि जुकाम है हमें, और हमें इसकी वजह से बाल वाइट हो गए। हमारा दिल तोड़ दिया, हम तो कोई बात नहीं है। तो उनको बताते हैं कि जुकाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, साइनोसाइटिस से कोई नहीं फर्क पड़ता। जी, हमने तो यही एक्सप्लेनेशन पड़ता है। कुछ चीजें साइंस ने प्रूफ नहीं की हैं, लेकिन हम एक नेचुरोपैथ की हैसियत से मैं कहती हूँ कि फर्क पड़ता है।
टू सम एक्सटेंड, लेकिन देखिए हेरिडिटरी मेन इसका हेरिडिटरी, हम तो सर पूछते हैं पेरेंट्स के बाल का व्हाइट होना शुरू है। नहीं वैसे डॉक्टर साहब मेरी नानी के बाल तो इतनी जल्दी व्हाइट नहीं हुए थे जितनी जल्दी मेरे बालों में मैं डॉक्टर बिल्किस से बिल्कुल कलर्स यूज किए होंगे शायद, या उनको नज़ला जुकाम ज्यादा रहता है, उनकी इम्यूनिटी लो होती है। इम्यूनिटी जिनकी इम्यूनिटी लो होती है उसकी वजह से उनके पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स जो होते हैं वो पूरी नहीं होती जी। लेकिन उसके अंदर भी एक टेस्ट है ना, IgE मैं करवाता हूँ क्योंकि सेंसिटिविटी आपका जी पता चलती है, तो उसको उसी वक्त हमें वो रोकना चाहिए। इम्यूनिटी और विटामिन तो बहुत जरूरी है, जिसमें जिंक हो, सेलेनियम हो, जो आपके हेयर के लिए हेल्प डॉक्टर काशिफ, ये कितनी देर लगा के तो बस ये लगा के आप ओवरनाइट आप लगा के आप सो सकते हैं। इसके अंदर ऑल्टरनेट नाइट्स और सुबह आपने वॉश कर दिया शैम्पू से। कितने दिन करें? जी ये आप एवरीडे करें, एवरीडे से एक दिन छोड़ छोड़ के करें, ठीक है। इसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट, जैसे इनके माशाल्लाह बाल बहुत बेहतर हुए, तो हमें इनको मेंटेन रखना है क्योंकि ये बाल कभी भी कम हो सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेस है, ज़ाहिर स्टूडेंट हैं, ये कभी कोई प्रॉब्लम आ गई, एक्सपोजर है, यू नो, तो इनको ये अपनी आदत बना लेनी है कि ऑल्टरनेट नाइट्स पे करके ये। ओके, थैंक यू सो मच। और डॉक्टर बिल्किस, क्योंकि वक्त हमारे पास मुख्तसर है, कुछ इख्तिताम होने वाला है इस वक्त हमारे शो का, तो आप कुछ चीज़ें मैं चाहती हूँ जो इम्पोर्टेंट इस वक्त हमारे सामने। मैं तो जिंजर ऑयल देती हूँ और स्पेशल ऑयल वगैरह देती हूँ, उसमें अंडे का तेल, जो हमारे नेचुरोपैथी की जो चीज़ें हैं वो सब मिक्स करके देती हूँ। और फिर मैं तो ग़िज़ा का, इंटरनल मेडिकेशन का, जैसे सिलीनियम, जिंक की बात की, वो ये शैम्पूज हैं। हाँ, ये शैम्पू, ये हर्बल है, टोटल रीठा बेस है। इसको मैंने इसी डिकॉशन में जो है, इसी में और बहुत सारी चीजें डाल के फिर शैम्पू बनाया है, ताकि आप देखेंगे इसमें आपको कैप्सिकम, जिंजर, इन सब की नेचुरल खुशबू आ रही है। और ये ग्रीन वाला, ये प्रोटीन है हमारा, ओके, जो फॉलिकल्स को खोलता है। ये प्रोटीन जो है वो सर की जड़ों में अच्छी तरह लगाया जाता है। ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ, कैसे एक्सट्रैक्ट हुआ? ये बनता है, ये सारे बहुत सारे एक्सट्रैक्ट इसमें मिल के बनता है, फिर क्रीम बनती है। बड़ा अमेजिंग सा कलर है इसका, ग्रीन सा। ओके, क्योंकि वो जो हर्ब्स जो है ना उसी के हैं, किसी में भी मैंने कलर ऐड नहीं किया। इस पे मैन लिखा हुआ है, ये क्या है? ये कोई खास चीज है? ये सीरम, ये हेयर सीरम है जिसे बाल आते हैं। ओके, ये इधर को करके रखा हुआ था इन्होंने, मेरी नजर पड़ गई, मैन लिखा हुआ है। ओके, अलग अलग होते हैं, फीमेल के लिए अलग होते हैं, मेल के लिए अलग। जिंजर ऑयल का क्या फायदा है? जिंजर ऑयल अगर आपके बाल गिर रहे हो ना तो उनको गिरने से रोकता है, गिरने से रोकता है और रीग्रोथ करने में आपकी हेल्प करता है। क्या इसमें भी कुछ सेंसेशन या इरिटेशन होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। जब ये चीजें बन के इस शक्ल में आ जाती है तो कोई कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ एक ठंडक का एहसास होता है और आपके फॉलिकल्स खुलते हैं तो वो होता है, और कुछ भी नहीं होता। ओके, हमारे पास और स्मेल है, स्मेल इज देयर, मेरे ख्याल में इसमें भी है और स्पेशल उसमें भी है। ऑयल में जो नेचुरल खुशबुएं हैं वही है, एसेंशियल ऑयल डाल के बड़ी मैंने कोशिश की, लेकिन जिंजर और गार्लिक ऐसी स्मेल है और अंडे की कि कभी नहीं जाती, कभी भी नहीं जाती। खैर, थैंक यू सो मच आपका भी। और डॉक्टर अंबर, मैं चाहती हूँ टुवर्ड्स द एंड आप भी हमें कोई एक चीज़ ज़रूर बताइए और फिर हम आपसे खुदा हाफिज़ कहेंगे। बालों के हवाले से, बालों के हेल्थ के हवाले से मैं जो डॉक्टर काशिफ ने प्रोसीजर किया मैं उसी को कंटिन्यू करती हूँ, बिकॉज उन्होंने मेन पे किया है तो उसी के वसत से मैं फीमेल्स पे भी बताना चाहूँगी कि ट्रेटेनॉइन अगर फीमेल्स इस्तेमाल करती हैं तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में अप्लाई करें, सिर्फ रात को अप्लाई करें, मटर के दाने जितना लें और उसको अच्छे से स्कैल्प में रब कर लें। उसके बाद जो मिनॉक्सिडिल अगर वो यूज़ करती हैं तो 5% फीमेल्स के लिए नहीं होता, 2% होता है। अच्छा जी, ठीक है। और जब वो मिनॉक्सिडिल स्प्रे यूज़ करें, खुद ही घर में ना कर लें। जी बिल्कुल, और अब मिनॉक्सिडिल स्प्रे अगर यूज़ करें तो उसका एक स्पेशल तरीका होता है फीमेल्स का कि वो स्प्रे आपके फेस पे नहीं आना चाहिए, वरना आपके फेशियल ग्रोथ आ जाते हैं। इसकी एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी कि अगर आपने यहाँ पे रख के मारा तो आपके यहाँ पे बाल आ जाएंगे, और अगर आपने एक स्पेसिफिक क्वांटिटी से ज़्यादा, अगर आप जज्बाती हो गए और आपको लगा कि मैं ज़्यादा इस्तेमाल करूँगी तो जल्दी रिजल्ट्स आएंगे, तो उसकी वजह से हर्शिटिज्म, यानी कि आपकी बाकी पूरी बॉडी पे, आपके चिन पे भी हेयर ग्रोथ हो सकती है। सो मेल है या फीमेल है, इस तरह की कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले मेरा सिर्फ एक ये मशवरा होगा कि एक दफ़ा अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिए। उसके बाद एक दफ़ा आपको अगर डॉक्टर साहब या डॉक्टर साहिबा बता देती हैं आपकी किस तरह से इस्तेमाल करना है, फिर आप बग़ैर झिझक के घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही हमारा भी नीयत यही होती है कि आपको जब ये डॉक्टर्स यहाँ पर आएँ तो एक तो ये मसले का हल बताएं, फिर आपके लिए वो सेकंड ओपिनियन भी हो। बहुत सी चीज़ें आप अपने डॉक्टर से पूछ के आए हैं, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, या आप किसी के पास जाएं तो आपको थोड़ी सी नॉलेज हो। ये तमाम टेक्निकल जार्गन्स जो इन्होंने अपनी गुफ्तगू में यूज़ किए, वो तमाम मेडिसिन के नाम जो इन्होंने बताए, अगर आपको इसके बारे में पता है तो टॉक टू योर डॉक्टर अबाउट इट कि ये चीज़ें मुझे पता चली, ये 2% ही 5%, मगर खुद ही जा
जाके बाजार से खरीद के और सर पे ना लगा लें ओवर द काउंटर जाते हैं, फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, वो मशवरे देते हैं, या ब्यूटी पार्लर वाली जो होती हैं वो इस तरह के बहुत मशवरे दे देती हैं कि आप ये लगा लीजिए, ये वाला तेल लगा लीजिए, ये इस तरह की चीज़ें लगा लीजिए। तो अक्सर फिर पेशेंट्स हमारे पास साइड इफेक्ट्स के साथ आ रहे होते हैं, यानी कि वो ये कहते हैं कि जी हमने ये ट्रीटमेंट शुरू किया और हमारे पूरे चेहरे पे बाल आ गए, पहले तो नहीं थे। तो बहुत एहतियात ज़रूरी होती है ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। डॉक्टर काशिफ आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर बिल्किस बहुत बहुत शुक्रिया, और इमरान और यूसुफ आपका भी बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पर आए और आप लोगों ने इस डेमोन्स्ट्रेशन में हमारी मदद की। आप सबसे अब हम विदा लेंगे, इजाज़त लेंगे। होपफुली ये तमाम चीज़ें आप तक पहुँची होंगी और सही तरीके से पहुँची होंगी। आप इनको इस्तेमाल भी कीजिए, अपने जहन में भी रखिए और हमें इसका फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।